चलिए, तो ये था आपका लास्ट लेक्चर का कोड। ठीक है, ये आपको मिल रहा था प्रीवियस लेक्चर का आउटपुट। मेन पहले फिनिश क्यों हो गया? जल्दी क्विक। मेन पहले इसलिए फिनिश हो गया क्योंकि अपन ने जो स्लीप टाइम रखा वो मेन का कम रख दिया। ठीक है, देयर आर जेवीएम्स जो इतना केयरिंग नहीं है कि अगर पहले मेन थ्रेड डेड हो जाए तो भी वो प्रोग्राम को चलाएं। तो अगर आपको लगता है कि मेन थ्रेड के बाद आपका प्रोग्राम टर्मिनेट ना हो तो मेक श्योर कि मेन थ्रेड शुड बी द लास्ट वन टू डाई। और मेन थ्रेड लास्ट वन टू डाई कब होगा? जब मेन थ्रेड का स्लीप टाइम आप ज्यादा रखेंगे। तो यहां वापस अपन कर देते हैं 1000। ये आपका लास्ट लेक्चर का कोड था। यहां से अपन करते हैं अब आज कंटिन्यू। ठीक, तो ये ट्राई बंद हुआ, ये आएगा कैच। ये 1000 कर देता हूं और इसको वापस अपन कर देते हैं 500। ठीक, ये था आपका लास्ट लेक्चर। जहां ऑफ हुआ था वहां से कर रहे हैं अपन कंटिन्यू। कोड रन करूंगा मैं तो अब मेन थ्रेड डेड होने में लास्ट में होगा, चाइल्ड पहले डेड होगा। ठीक है, ठीक है। अब ये बताइए, यहां से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ये कोड में आपने कितने खुद के थ्रेड्स बनाए हैं? जिसका नाम आपने दिया है M1। मैं ये चाहता हूं मैं इस प्रोग्राम में अपने 3 थ्रेड्स बनाए। ठीक है, हर थ्रेड से मुझे यही करवाना है। क्या? यही प्रिंट कराना है। क्या प्रिंट कराना है? 2 से लेकर 10 तक के इवन नंबर। लॉजिकली तो मैं 3 थ्रेड बनाऊंगा अगर मुझे 3 अलग अलग टास्क करने, बट अभी के लिए अपन टास्क सेम रखते हैं। ठीक है, तो अपन चाहेंगे टोटल कितने थ्रेड्स हो प्रोग्राम में? 4। एक मेन थ्रेड हो, क्या प्रिंट करें? ऑड नंबर्स। और बाकी के जो 3 थ्रेड हैं वो प्रिंट करें हमारे लिए इवन नंबर। या फिर लेट्स डू इट दिस वे, मेन थ्रेड कुछ ना करे, ये थ्रेड्स अपना काम करें और बंद हो जाए, मेन भी बंद हो जाए, जिसका हिंट मैंने आपको कल दिया था। लेकिन सबसे पहले तो अपन ये सीखें कि अपन अपने प्रोग्राम के अंदर ऐसा कैसे करें कि हम मल्टीपल थ्रेड्स बना लें। तो अगर आप कल वाले लॉजिक को आगे बढ़ाएं तो आप मेरे को एक सजेशन देंगे कि सर ऐसा करिए, आप जैसे एक M1 बना रहे हैं ना, ऐसे 2 और बना लीजिए, M2 और M3। तो मुझे टोटल कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी? अगर मैं 3 थ्रेड्स बनाना चाहता हूं टोटल कितनी लाइनें लिखनी पड़ेंगी? अगर 3 थ्रेड बनाना चाहता हूं 9 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। 9 लाइनें क्यों लिखनी पड़ेंगी? भाई सिर्फ माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाने से थ्रेड थोड़ी बन गया, उसे थ्रेड से कनेक्ट भी करना पड़ेगा जो आप कर रहे हो लाइन नंबर 32 पे, और स्टार्ट भी कॉल करना पड़ेगा जो कर रहे हो लाइन नंबर 33 पे। सो एक थ्रेड बनाने के लिए इस तरीके को फॉलो करोगे तो 3 लाइन लगेंगी, तो 3 थ्रेड के लिए लगेंगी 9 लाइनें। अब मुझे आपसे आपकी जावा स्किल्स यूज करते हुए कुछ ऐसा तरीका चाहिए कि ये लाइनें मेरी थोड़ी सी कम हो जाएं। लूप नहीं लगेगा वो मैं बता दूं। लूप तब लगता है जब एरे हो। वेरी गुड, वेरी गुड। अगर मैं ये 2 लाइनों का कोड यहां से हटाकर इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में भेज दूं तो मुझे कंस्ट्रक्टर में ये 2 लाइनें कितनी बार लिखनी पड़ेंगी? एक बार। और कंस्ट्रक्टर चलेगा हर बार जब माई थ्रेड का मैं बनाऊंगा ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही आपने कहा, तो यहां से इन दोनों को हटा लेते हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम दूसरी आएगी बट कोई बात नहीं, वो प्रॉब्लम भी दूर करेंगे। अब अपन पहुंच गए इस क्लास के कंस्ट्रक्टर में, तो कंस्ट्रक्टर में ये लाइन लिख दूं। ठीक है, अब एक दिक्कत है, बोलेगा कौन M1? M1 तो यहां बैठा हुआ है। दिस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कैसे कह रहे हो आपके दिस M1 है? दिस ये बोलता है जिस ऑब्जेक्ट के कारण मेथड चला मैं उस ऑब्जेक्ट को रेफर करूंगा। ये कंस्ट्रक्टर को M1 ने कॉल करवाया है तो ये रेफर करेगा दिस M1 को। तो मैं यहां क्या लिख दूंगा? शाबाश, मैं यहां लिख दूंगा दिस। बट एक समस्या है। समस्या ये है कि मैं चाहता हूं हम थ्रेड को नाम भी दें। अभी आप गौर करिएगा, थ्रेड को नाम आप नहीं दे रहे हैं, नाम आप अपने वेरिएबल में रख रहे हैं, अपन थ्रेड को नाम नहीं दे रहे हैं। आप लोगों ने कल का आउटपुट शायद नोटिस नहीं करा। कल जब मैंने ये कोड लिखा था, लेट मी शो यू दिस वन, जब ये वाला कोड मैंने कल चलाया था तो गौर करिएगा, जब थ्रेड डिटेल्स प्रिंट हुई थी तो मैंने यहां से क्या नाम पास करा था? चाइल्ड। करा था ना मैंने चाइल्ड नाम पास। लेकिन इस डिटेल में चाइल्ड प्रिंट नहीं हुआ था, इस डिटेल में जावा ने जो नाम दिया था वो प्रिंट हुआ था। और जावा जब थ्रेड को नाम देती है, मेन थ्रेड नहीं देती है, वो नाम देती है थ्रेड 0, थ्रेड 1। तो प्रैक्टिकल में ऑब्जर्व करा था आपने? नहीं करा था, आज कीजिए।
तो एक्चुअल में क्या हुआ, ये नाम आपने भेजा तो, बट थ्रेड को नहीं पता कि थ्रेड को ये नाम देना है। ये नाम आपने अपने वेरिएबल में रख लिया विच इज नेम। अपन चाहते हैं ये नेम वेरिएबल की जगह हम थ्रेड से ही बोले अपना नाम बताओ, है ना। तो आपको याद होगा थ्रेड के पास गेट नेम है, गेट नेम और सेट नेम दोनों है। ठीक, तो मुझे बताइए क्या मैं यहां पर, ये पहले मैं पुराना वाला कोड ठीक कर रहा हूं, क्या मैं यहां पर गेट नेम लिख सकता हूं? शाबाश, बिल्कुल लिख सकता हूं। और क्या मैं यहां पर भी गेट नेम लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो मैंने यहां पर भी गेट नेम लिखा। ठीक है, अब ये बताइए, ये वाला जो नेम, हाँ प्लस आएगा, ये वाला जो नेम है अब इसका तो कोई रोल ही नहीं रहा, इसको हटा देता हूं मैं, यहां से इसको भी हटा देता हूं मैं। ठीक है, तो अब मैंने यहां पर लिखा थ्रेड डिटेल्स दिस, ये मैंने प्रिंट करा, यहां से भी नेम हट जाएगा, यहां भी क्या आ जाएगा। देखना आप, आपने क्या करा और जावा आपके साथ क्या करेगी। आपने बिल्कुल परफेक्ट कोड लिखा है, यहां से आपने ऑब्जेक्ट बनाकर क्या पास करा है, नाम पास करा है चाइल्ड। लेकिन क्या ये चाइल्ड नाम थ्रेड क्लास को पता है कि आपके ऑब्जेक्ट का नाम चाइल्ड है? नहीं पता। कहां पता है? कहां, यहां इस एसटीआर का क्या यूज करा आपने? कुछ भी तो नहीं करा, बस पैरामीटर में आया और लॉस्ट हो गया। तो अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो क्या होगा और उसको कैसे सुधारेंगे, दोनों पॉइंट समझिएगा। पहले मैं इस कोड को, ये हमारा कल वाला कोड है, इसको रन करके आपको दिखा दूं। अगर मैं इस कोड को रन करूंगा, नाम देखिए क्या प्रिंट हो रहा है, थ्रेड 0। आपने क्या नाम दिया है, चाइल्ड। तो मैं चाहूंगा नाम चाइल्ड आना चाहिए, वो कैसे आएगा? नहीं, उसकी भी जरूरत नहीं है आपको। ये बताइए, ये कंस्ट्रक्टर है, क्या इसके अंदर से थ्रेड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा होगा? जब भी चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है कितने कंस्ट्रक्टर कॉल होते हैं? दो। कौन कौन? पेरेंट और चाइल्ड। और अगर आप पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करते तो जावा खुद यहां क्या लगा देती है, सुपर, और सुपर में कुछ पास नहीं करती है। तो यहां से जावा क्या कॉल कर रही है, थ्रेड क्लास का नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। मैं चाहूंगा थ्रेड क्लास का एक ऐसा कंस्ट्रक्टर कॉल करूं जो मेरे लिए नाम सेट कर दे। तो थ्रेड क्लास के पास एक कंस्ट्रक्टर है जो आपसे पैरामीटर में क्या ले रहा है, जो आपसे पैरामीटर में स्ट्रिंग ले रहा है। ये स्ट्रिंग ही है, एसटीआर। यहां पास कर दीजिए आप एसटीआर। अगर आप यहां लिख देंगे सुपर एसटीआर, हिंदी में समझाओ, थ्रेड क्लास का वो कंस्ट्रक्टर कॉल करो जो पैरामीटर में स्ट्रिंग ले। और ये क्या करता होगा, स्ट्रिंग लेकर ये थ्रेड का नाम कर देता है। और अगर आप इसे कॉल नहीं करते हो तो फिर थ्रेड का नाम बाय डिफॉल्ट थ्रेड 0 पड़ता है, अगले का नाम थ्रेड 1 पड़ेगा। वो नहीं चाहिए मुझे, तो मैं यहां लिख दूंगा सुपर। अब नोटिस करिए, मैंने कोई नेम वेरिएबल नहीं लिया है, फिर भी मेरे को थ्रेड का नाम जो मैं भेजूंगा यहां से वो मिलेगा विच इज चाइल्ड। चेक करिए, ये रहा आपका आउटपुट, थ्रेड डिटेल्स में चाइल्ड आ गया। और अब आप देख पा रहे होंगे चाइल्ड 4 चाइल्ड 6 ये आ रहा है। ठीक है, अब यही चीज मुझे ये वाले कोड के अंदर भी करनी है। ठीक, मैं नहीं चाहता हूं जबरदस्ती हम लोग एक नेम की टेंशन में रहें, तो ये नेम हटा रहा हूं मैं, हटा सकता हूं, है ना, ये भी हट जाएगा। ठीक, अब आपके पास थ्रेड क्लास का एक और कंस्ट्रक्टर है। ये जो कंस्ट्रक्टर है ये आपसे क्या ले रहा है, ये आपसे रनेबल ले रहा है। एक ऐसा कंस्ट्रक्टर है जो आपसे दो आर्गुमेंट लेता है, एक रनेबल और एक स्ट्रिंग, एक रनेबल और एक स्ट्रिंग। तो आप मुझे बताइए यहां क्या पास कर दूं। वेरी गुड, यहां कॉमा करके मैं एसटीआर भेज सकता हूं, करेक्ट। अब ये दिस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जिसका रन चलाना है, और एसटीआर हो जाएगा आपके थ्रेड का नाम। अच्छा, अब यहां क्या लिखोगे, गेट नेम लिख दो, पक्का? गेट नेम के टीएस डॉट गेट नेम, क्यों गेट नेम क्यों नहीं चलेगा? तो फिर यहां कैसे चल गया था गेट नेम, आपने इनहेरिट करा था। ये गेट नेम किसका कॉल हो रहा है, थ्रेड का, प्रूफ है? हाँ है, लिख दो यहां सुपर। कर सकते हैं ना पेरेंट के मेथड्स को कॉल सुपर लगाकर। एरर आई? नहीं आई, क्योंकि ये सुपर से आ रहा है। अगर आपने कल का लेक्चर मिस नहीं करा है, और आपने गलती कल भी करी थी, आज मत करना। आपकी इस क्लास की सुपर कौन है, ऑब्जेक्ट है, रनेबल नहीं है। तो अगर मैं यहां बोलता हूं सुपर, पहले तो आप देख लो गेट नेम पे एरर आएगी, जावा बोलेगी कौन गेट नेम। पढ़िए मैसेज पढ़िए, वो बोल रही है गेट नेम है ही नहीं तुम्हारी क्लास के पास। पहले क्यों था, थ्रेड से आ रहा था, अब नहीं आएगा, क्योंकि अब आप थ्रेड को इनहेरिट नहीं कर रहे हैं। किसको इनहेरिट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को, और ऑब्जेक्ट के पास गेट नेम नहीं है, तो सुपर लगाऊंगा तो भी नहीं चलेगा। अब ये बताइए क्या इस टीएच के पास गेट नेम है, तो टीएच लिख दूं? नहीं लिख सकता। क्यों वात्सल्य, क्यों नहीं लिख सकता, लोकल है। लोकल चीजें अपने फंक्शन के बाहर अवेलेबल नहीं होती। तो कुछ ऐसा कर सकता हूं कि ये टीएच यहां आ जाए, क्या कर दूं,
बाहर नहीं, टीएच को क्लास लेवल पे डिक्लेयर कर दूं, इंस्टेंस वेरिएबल बना दूं। बताओ क्या लिखूं? थ्रेड, वेरी गुड। चलो प्राइवेट सही, प्राइवेट, बहुत बढ़िया, थ्रेड टीएच, वेरी गुड। यहां क्या चेंज आएगा? यहां ऐसे आ जाएगा। यहां क्या चेंज आएगा? यहां बोल देंगे आप टीएच डॉट, शाबाश, टीएच डॉट गेट नेम। अब एरर हट जाएगी, हट जाएगी। ये भी हो जाएगा टीएच डॉट गेट नेम, यस, ये भी हो जाएगा टीएच डॉट गेट नेम, ये भी हो जाएगा टीएच डॉट गेट नेम। अब आपको एग्जैक्टली वो नाम मिल जाएगा जो आप यहां से भेज रहे हो। अब करो ट्रेस। यहां से आपने भेजा चाइल्ड, चाइल्ड किसके पास गया? एसटीआर के पास गया। इससे क्या हुआ? बोलो बोलो बोलो। इससे थ्रेड क्लास का कॉल हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। और यहां से आपने पास कर दिया दिस और एसटीआर। दिस कौन? दिस कौन? रनेबल। और एसटीआर नाम। इससे क्या हुआ? रन चलना स्टार्ट हो गया। तो अब रन चलता रहेगा, पैरेलली चलता रहेगा मेन। ठीक है। एरर क्यों आ रही है? क्योंकि आप एक ही फोल्डर में माई थ्रेड नाम की मल्टीपल क्लास बना रहे हैं। तो मैं इसका नाम देता हूं माई थ्रेड 3, और यहां भी कर देता हूं माई थ्रेड 3, माई थ्रेड 3। दो हो गए, एक और है माई थ्रेड 3 क्या? वो तो यूज माई थ्रेड है ना। सो ये हो गया। हाँ, कंस्ट्रक्टर का नाम भी होगा माई थ्रेड 3। ठीक है। आप अलग अलग फोल्डर्स में, आप पैकेज में बनाओगे तो आपको ये नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी भी कितने थ्रेड्स बने? मेरी तरफ से एक ही बना है, ध्यान रखना, अभी मल्टीपल नहीं बने। ठीक, लेकिन काम आपका हो जाएगा। अब थोड़ा सा नाम आपको ढंग का मिल जाएगा, चाइल्ड 246 जो आपने दिया है। अब मेरे को आपकी मदद चाहिए मल्टीपल थ्रेड्स बनाने के लिए, क्या करूं बताइए? वेरी गुड। अगर मैं इस कोड को कॉपी कर लूं, दो और बार लिख दूं, ऐसे और ऐसे, और इसको मैं कर दूं M2, क्या बात है, वेरी गुड, और इसको कर दूं, और यहां नाम बदल सकता हूं स्ट्रिंग के तौर पे, इसको कर दूं मैं child 1, इसको मैं कर दूं child 2, इसको मैं कर दूं child 3। ठीक, तो अब कितने थ्रेड्स हो गए? 3 थ्रेड चलेंगे। ठीक है। अब ये प्रॉब्लम ये है कि मेरे को मेन से कुछ प्रिंट प्रिंट नहीं कराना है यार। मैं ये चाहता हूं ये जो मेन है ना, ये इनको चलने का मौका दे। जब ये डेड हो जाए तो मेन भी डेड हो जाए, और जितनी देर ये चले मेन क्या करे? सोता रहे। और जब ये डेड हो तो मेन जाग जाए, है ना। तो अपन ये करते हैं, फिर आप ये कोड उतारना। अब मैंने आपको कल ही मेथड का नाम बता दिया था जो मेन को तब तक सुलाएगा जब तक कोई दूसरा चल रहा है, उसका नाम है ज्वाइन। मेथड का नाम है ज्वाइन। अब सुनना, ध्यान से सुनना। पहले मैं इन दोनों को कमेंट आउट कर दूं, क्योंकि मैं पहले आपको सिंगल थ्रेड के लिए मेन को सुला के दिखाता हूं। ठीक है। अभी क्या करेंगे अपन? अभी अपन जो कोड लिखेंगे उसमें M1 चलेगा, क्या प्रिंट करेगा? इवन नंबर प्रिंट करेगा, और मेन सोएगा। कितनी देर वो नहीं पता, जब तक M1 चल रहा है। अब ये कैसे, इनके बीच में कनेक्शन कैसे बैठेगा कि जब तक M1 चल रहा है तब तक मेन सोता रहे, जब M1 डेड हो जाए मेन भी उड़ जाए और मेन का काम खत्म हो जाए। तो जावा कहती है, ये जो आपके पास टीएच है ना, इसके पास एक मेथड है जिसका नाम है ज्वाइन। क्या नाम है? ज्वाइन। ठीक है। कहानी थोड़ी सी टिपिकल है, गौर से सुनना। जावा कहती है तुम जिस फंक्शन के अंदर से ज्वाइन को कॉल करोगे, कहां से कॉल करोगे तुम ज्वाइन को? तुम मेन से कॉल करने वाले हो। तो तुम जिस फंक्शन के अंदर से ज्वाइन को कॉल करोगे, उस फंक्शन को जो थ्रेड चला रहा होगा, ज्वाइन उसे सुला देगा। जिस फंक्शन के अंदर से ज्वाइन को कॉल करोगे, उस फंक्शन को जो थ्रेड चला रहा होगा, ज्वाइन उसे सुला देगा। किसे? जिसने ज्वाइन को कॉल करा उसे, या जहां से ज्वाइन कॉल हुआ उसे? जहां से ज्वाइन कॉल हुआ उसे। जिसने कॉल करा उसे नहीं, जहां से कॉल हुआ उसे ज्वाइन सुला देगा। और तब तक सुला देगा जब तक जिसने ज्वाइन को कॉल करा है वो अपना काम खत्म ना कर ले। वंस मोर, ज्वाइन कहता है आप मेरे को जिस भी फंक्शन के अंदर से कॉल करोगे, पहले तो याद रखना मेरे को कॉल करोगे आप थ्रेड से, तो जिस थ्रेड से मुझे कॉल कर रहे हो ना, मैं उसे नहीं डिस्टर्ब करूंगा, उसे बोलूंगा तुम तो दौड़ो। पर जहां से आप मेरे को कॉल करोगे उसके पीछे भी कोई थ्रेड होगा। मैंने कल बोला था बिहाइंड एवरी फंक्शन देयर इज अ थ्रेड। तो जिस फंक्शन से आप मेरे को कॉल करोगे उसके पीछे जो थ्रेड होगा, मैं उसको बोलूंगा तू सो जा, और तब तक सोना जब तक ये जिसने ज्वाइन को कॉल करा है ये अपना काम कंप्लीट करके ना आ जाए। तो अब आप मेरे को बताइए, मेरे को मेन को सुलाना है, तब तक सुलाना है जब तक M1 का काम खत्म ना हो जाए। तो मैं क्या लिखूं, कहां लिखूं? क्या लिखूं तो समझ आ रहा होगा, ज्वाइन लिखूं, कहां लिखूं? मेन में लिखूं, वेरी गुड। ठीक है, तो अपन मेन को अपडेट करते हैं। मेन में अपन लिखते हैं अब ज्वाइन। अब टेंशन ये है, मैं ऐसे लिख सकता हूं ज्वाइन? नहीं लिख सकता हूं, ये तो थ्रेड का मेथड है। अच्छा, तो मैं ऐसे लिख दूं?
नहीं लिख सकता। क्यों? नहीं है स्टैटिक, नॉन स्टैटिक है। स्लीप स्टैटिक है, जॉइन स्टैटिक नहीं है। क्योंकि जॉइन किसके दम पे चल रहा है? उस थ्रेड के दम पे चल रहा है जो जॉइन को कॉल कर रहा है, क्लास के दम पे नहीं चल रहा है ना? तो आप बताओ, अगर अगर ये सिंटेक्स चल जाए 2 मिनट के लिए, मान लो ये चल जाता, तो ये जो जॉइन मेथड, ये M1 के वेट में मेन को सुलाता कि बाकियों के वेट में सुलाता? वेट मतलब इंतजार। तो जब ये लाइन चलेगी, मेन सोएगा। कब तक? जब तक M1 का काम खत्म ना हो जाए। और यहां M2 लिख दूं तो फिर जॉइन स्टैटिक कैसे हो सकता है? जॉइन हैज टू बी नॉन स्टैटिक, वो इंस्टेंस मेथड है। सोचो, अगर मैं यहां थ्रेड डॉट जॉइन लिखता हूं, तो भाई फिर किसके इंतजार में मेंस हो रहा है? फिर तो आप तो क्लास के नाम पे जॉइन कॉल कर रहे हो, है ना? यहां तो ऑब्जेक्ट्स रन हो रहे हैं। इसलिए जॉइन इज नॉन स्टैटिक, स्लीप इज स्टैटिक। स्लीप को टाइम चाहिए, जॉइन को नहीं चाहिए। जॉइन कहता है जिसने कॉल करा, मैं तो बस उसको देखकर मेन को सुलाता रहूंगा। बट प्रॉब्लम ये, सिंटेक्स नहीं चल रहा और नहीं चलेगा। जॉइन किसका मेथड है? क्या आपने थ्रेड को एक्सटेंड करा? नहीं करा। अच्छा, यहां चल जाता जॉइन, ये वाले एग्जांपल में चल जाता, बिल्कुल चल जाता। अगर आप यहां लिखते ना ऐसे, तो जावा शिकायत नहीं करती आपसे, चला देती वो। देखिए, एरर हटा लेगी वो। हाँ, एक्सेप्शन आ रही हो तो छोड़ दीजिए। वो तो कह रहा है ट्राई में डालो आप, क्योंकि जॉइन कहता है अल्टीमेटली काम तो मेरा भी सुलाने का है, सोते सोते। अगर किसी ने वेकअप कॉल दिया तो मैं भी थ्रो कर दूंगा एक्सेप्शन। तो अगर मैं ट्राई में ये लिख देता हूं ना, तो यहां एरर नहीं आ रही है। लेकिन हमारे इस ट्राई में एरर आ रही है। हमारे यहां पर जावा मना कर रही है, तुम जॉइन नहीं लिख सकते। यहां बोल रही है लिख सकते हो। आप समझ पा रहे होंगे, ये वाला M1 जिस माई थ्रेड का ऑब्जेक्ट है, वो थ्रेड की चाइल्ड है। क्या चाइल्ड पेरेंट के मेथड कॉल कर लेता है? कर लेता है, लेकिन हर कोई थोड़ी कॉल कर पाएगा। तो अब क्या करा जाए? तो अब मेरे पास दो रास्ते हैं, एक चीटिंग वाला है, एक ईमानदारी वाला है। पहले चीटिंग वाला कर लेते हैं। नहीं, अगर मैं इसको पब्लिक कर दूं, तो क्या ये TH क्लास के बाहर आ जाएगा? और फिर मैं यहां क्या लिखूंगा? गलत बात। अभी भी TH नहीं लिख पाओगे आप बेटा। ऐसे कैसे लिख दोगे TH? TH किसका पार्ट है? बिल्कुल सही रजनीश। एम, भाई भाई भाई, बेसिक जावा, बेसिक जावा, बेसिक जावा पढ़ रहे हैं अपन। मल्टीथ्रेडिंग बेसिक जावा में अपन को दिक्कत जा रही है। क्यों जा रही है भाई? सपोज करो ये मैंने क्लास बनाई नम, बिल्कुल बेसिक जावा पढ़ा रहा हूं। नम क्लास के अंदर मैंने रखा पब्लिक इंटीजर ए। नम के बाहर से इस ए को एक्सेस करके दिखाओ। ऐसे लिख दोगे आप ए? कैसे लिखोगे? लिखना पड़ेगा ना ओबीजे डॉट ए। हु इज दिस ओबीजे? नम का ऑब्जेक्ट, वही कॉल करेगा ना ए को। तो फिर आपका ये जो TH है, ये TH किसके अंदर है? तो इस TH तक आपको कौन लेकर आएगा? M1 लेकर आएगा। तो यहां क्या लिखना पड़ेगा मेन में? M1.TH.join। और आप बहुत बार लिखते हो system.out.println, वो भी कुछ ऐसा ही चलता है, राइट? तो आपको लिखना पड़ेगा M1.TH.join। M1 के अंदर TH है, हाँ ना? नहीं क्यों सुभाष? ये कौन है? इंस्टेंस वेरिएबल है। अच्छा, जरा डायग्राम दो मुझे। जरा मेरे को इस M1 का डायग्राम दो तो जरा। जावा में जब ऑब्जेक्ट बनता है तो मेमोरी में क्या डायग्राम होता है? जस्ट इस लाइन का डायग्राम दो मुझे। ठीक है, ये लाइन का डायग्राम। तो सबसे पहले M1 नाम का रेफरेंस बना, न्यू माई थ्रेड 3 से ऑब्जेक्ट बना। जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो, कितनी बार अपन क्लास में बना चुके हैं, जो यहां होता है वो आप ऑब्जेक्ट के अंदर दिखाते हो कि नहीं? ऐसे दिखाते हो ना कि ऑब्जेक्ट के अंदर एज, नेम, सैलरी। तो भाई आपके ऑब्जेक्ट के अंदर भी तो TH है। और इस ऑब्जेक्ट को कौन पॉइंट कर रहा है? M1 पॉइंट कर रहा है। अगर ये TH पब्लिक हो जाए, जो आपने कर दिया है, तो क्या अपन बोल पाएंगे M1 का TH उस TH का? ठीक है, पब्लिक करने से ये थोड़ी है कि आपका एसोसिएशन टूट गया। पब्लिक करने से एक्सेसिंग अलाउ हो गई, किसकी? TH की। कहां से? क्लास के बाहर से। पर नियम कायदे तो फॉलो करने पड़ेंगे। TH डायरेक्ट थोड़ी आएगा, वो आएगा एज अ पार्ट ऑफ M1। अच्छा, और अगर TH स्टैटिक होता, तो आप माई थ्रेड 3.TH बोल रहे होते। इधर वेज डॉट तो लगाना ही पड़ता, या तो इंस्टेंस और या फिर क्लास। तो आपको बोलना पड़ा M1.TH.join। ठीक है, तो ये तो सिंटेक्स की बात थी। ये तो आपका थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया। अब तो आप मेन बात करिए, जिस बात के लिए मैं आपको ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं। क्या होगा इस लाइन के चलने पर? सिंटेक्स समझ आया कि नहीं? अच्छा, हिंदी में समझाओ। M1 का TH, TH का ज्वाइन। सही है। अब होगा क्या इस लाइन के चलने पर? मेंस हो जाएगा। कितनी देर? 2 सेकंड, 5 सेकंड, 15 सेकंड? एग्जैक्टली उतनी देर
जब तक उसका रन कंप्लीट ना हो जाए। प्रूफ है। आप इसके नीचे एक मैसेज डालो, वो तब होगा जब प्रिंट होकर आएगा चाइल्ड वन फिनिश्ड। डालो यहां पर एक मैसेज। तो मैंने यहां पे मैसेज डाला system.out.println, और मैंने कहा मेन वोक्ड अप, मेन जाग गया। और उसके पहले मैंने डाला मेन गोइंग टू स्लीप। अब आप मेरे को बताओ आउटपुट का ऑर्डर क्या होने वाला है। मेन गोइंग टू स्लीप। सिर्फ एक थ्रेड है मेरे पास, तो आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं होनी चाहिए। बोलो। तो आपका जवाब होगा सर नहीं मालूम, मेन गोइंग टू स्लीप पहले प्रिंट होगा कि पहले चाइल्ड चलेगा। पर जैसे ही ये प्रिंट होगा मेन सो जाएगा, फिर चाइल्ड 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 चाइल्ड, फिर आएगा फिनिश। इधर फिनिश्ड आएगा और उधर जावा इसको उठा देगी, बोलेगी जाग जाओ, जिस थ्रेड के इंतजार में सो रहे थे वो थ्रेड का काम खत्म हो गया। आउटपुट चेक कीजिए। ये ऐसे कैसे, मेन वोक्ड अप मेन फिनिश। सही है, चाइल्ड फिनिश, चाइल्ड के बाद मेन वोक्ड अप, उसके बाद मेन फिनिश। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे ये नहीं मालूम कि स्टार्टिंग किससे होगी। क्या स्टार्टिंग चाइल्ड वन से हो सकती थी? बिल्कुल हो सकती थी। क्यों? क्योंकि नोटिस करिए आपने ये लाइन लिखी तो कंस्ट्रक्टर चला, कंस्ट्रक्टर ने कॉल करा स्टार्ट, स्टार्ट कॉल हुआ और थ्रेड ने सीपीयू के लिए लड़ना झगड़ना चालू कर दिया। प्रोग्राम में कितने थ्रेड्स हैं? दो। आपने एक बनाया है, दो हैं, एक मेन है और एक M1 है। ये लाइन लिखते ही M1 बोलेगा मुझे भी सीपीयू चाहिए, मेन बोलेगा मुझे भी चाहिए। ठीक है, अब किसी को भी पहले मिल सकता है, प्रायोरिटी दोनों की 5 है। जावा ने लकीली आपके कोड में चूज करा के पहले मेन को चला दे। ऐसा भी हो सकता था कि वो पहले M1 का रन चला देती, शायद हो भी जाए। एक और बार। नहीं हो रहा। ठीक है, नेवर माइंड। ठीक, अब ये बताइए, ये तो एक थ्रेड की बात हुई। व्हाट अबाउट दीज टू? टेक इट एज अ चैलेंज। 90% बच्चे इसका जवाब नहीं दे पाते, देते हैं गलत दे देते हैं। अच्छा, मैं पहले अपनी रिक्वायरमेंट बता दूं। मैं चाहता हूं ये तीनों चले, दौड़े भागे सब करें, जब ये तीनों डेड हो जाएं तो मेन जाग जाए, और जब तक ये चलते रहे मेन सोता रहे। नहीं, कोई चेनिंग नहीं करनी, कोई चेनिंग नहीं करनी, ऐसा कुछ नहीं करना जो आपको नहीं पढ़ाया है मैंने। क्या करूं, कोड बोलिए क्या लिखूं? नहीं, ग्रुप बनाना मैंने कहां बताया, ग्रुप नहीं चाहिए मुझे। आप तो इसी में बताओ। मुझे लगता है इतना बहुत नहीं है। नहीं है, इतना बहुत नहीं है। जब आपकी लाइन नंबर 40 चलेगी मेन सोने जाएगा, तीनों के इंतजार में। नहीं, सिर्फ M1 के इंतजार में। क्या इस बात की संभावना है कि M1 के साथ साथ M2 M3 जो रन हो रहे हैं वो अभी डेड ना हुए और M1 डेड हो जाए? अच्छा, आपको ये तो नहीं लग रहा है, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है सर M2 M3 भी तो सो रहे हैं। नहीं सो रहे हैं, M2 M1 M3 सब दौड़ रहे हैं, सो सिर्फ मेन रहा है, क्योंकि उनके लिए ज्वाइन नहीं चला है। और ये मत सोचना क्यों, जब M1 ज्वाइन कॉल करेगा तो सब नहीं सो जाएंगे, सब नहीं सो जाएंगे। वो सोएगा जहां से ज्वाइन कॉल हुआ है। ज्वाइन कहां से कॉल हुआ है? मेन के अंदर से। और एक और बात बताओ, एक और बात बताओ, जब ये लाइन चली, लाइन नंबर 40 जब चली, ये तीनों बन चुके थे, कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका था, स्टार्ट कॉल हो चुका था, तो ये थोड़ी सोएंगे। इसका मतलब सो कौन रहा है, चल कौन रहे हैं? M1 M2 M3। अगर मैं इसी कोड के भरोसे रहूं तो ये वाली लाइन किसके बाद प्रिंट होगी? M1 के फिनिश होने के बाद। वेरी गुड। M2 M3 के बाद भी प्रिंट होगी। क्या ये गारंटी है कि ये लाइन प्रिंट हो जाए और M2 M3 चल ही रहे हो? पूरी गारंटी है, पूरी गारंटी है। तो मैं चाहता हूं ऐसा ना हो ना धोखा मेरे साथ। मेन तभी उठे जब तीनों डेड हो जाएं। हाँ रजनीश, दो बार ज्वाइन और लिख दीजिए, एक बार M2 के लिए, एक बार M3 के लिए। अगर आपको लग रहा है इसमें क्या दिक्कत है, खुद देखो इसमें क्या दिक्कत है। आप बस ये देखना, ये लास्ट मैसेज होना चाहिए ना, इसके बाद आना चाहिए फिनिश, इफ ऑल इज गुड। लेट्स सी क्या होता है। लकीली चल गया। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, काम सेम की प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है काम सेम हो रहा है इसलिए ऐसा हो रहा है।
हाँ जी, नहीं नहीं, लूप एक नहीं है। प्रॉब्लम ये है, उनका जो स्लीप टाइम है वो स्लीप टाइम आपने अप्रोक्सीमेटली सेम रखा हुआ है। बट आप टेक्निकली अगर सोचिए, ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि जब ये लाइन चलेगी तो M2 M3 भी डेड हो जाएंगे। अपन चाहते हैं M2 M3 डेड हो, उसके बाद ही मेन वोक्ड अप वाली लाइन हमारी आए। इस समय आ रही है क्योंकि लकीली मेन को तब तक सुलाया गया है जब तक M1 डेड ना हो जाए, और पॉसिबिलिटी ये निकल रही है कि M1 लास्ट में डेड हो रहा है। पर क्या ये फिनिशिंग का ऑर्डर डिफरेंट हो सकता है? और जैसे ही ये लाइन आएगी वैसे ही आ जाएगा ये मेन वोक्ड अप। अब मैं ऐसा क्या करूं कि मेन तब तक सोता रहे जब तक कोई भी चल रहा है? तो जावा कहती है तुम डबल श्योर हो, और डबल श्योर के लिए कह दो M2 डॉट टीएस डॉट ज्वाइन, और क्या लिख दूं, M3 डॉट टीएस डॉट ज्वाइन। इससे आपको ये चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी कि क्या पता कोई बीच में वेकअप हो जाए। टीएच डॉट। अब 100% ये वाला मैसेज तभी प्रिंट होगा जब ये तीनों डेड हो जाएंगे। अच्छा, इनमें पहले कौन डेड होगा? नहीं मालूम, क्योंकि प्रायोरिटी सबकी सेम है। ऐसा थोड़ी है कि आपने M1 का ज्वाइन कॉल कॉल करा है तो पहले M1 डेड होगा। कोई भी किसी भी ऑर्डर में डेड हो जाएगा। क्लियर? कभी 2 1 3, कभी 1 2 3, किसी भी ऑर्डर में आएंगे, कभी 3 2 1। कोई गारंटी नहीं है, बट मेन विल बी द लास्ट वन टू डाई, इस बात की गारंटी जरूर आपको मिल रही है। ठीक है, उतारिए कोड। हाँ जी, M1 खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, फिर मेन में आएगा बिल्कुल। कौन जग रहा है? हाँ जग रहा है ना, लेकिन उसके बाद फिर सो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सो जाएगा। अच्छा, एक और बात, ये एक और डाउट होता है, क्या इस बात की चांसेस हैं कि मेन M1 के लिए रुका है, M2 पहले डेड हो जाए? कि नहीं है? हो सकता है। तो मेन इस लाइन पे तभी आएगा जब M1 डेड होगा। ऐसा नहीं है कि M2 डेड होते ही इस लाइन से वो आगे बढ़ जाएगा। प्रूफ दूं? अपन इन सब के बाद एक एक मैसेज लिखते हैं। यहां लिखते हैं अपन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहां लिखता हूं मैं M1 डेड। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन M2 डेड। क्या आप मेरे को ये बताएंगे कौन सा डेड कब प्रिंट होगा? आपका जवाब होगा कौन सा कब प्रिंट होगा नहीं मालूम, बट ये मालूम है हर डेड अपने थ्रेड के बाद ही प्रिंट होगा। ये जो M1 डेड है, इसके पहले जरूर आ चुका होगा M1 फिनिश या चाइल्ड 1 फिनिश। M2 डेड के पहले आ चुका होगा चाइल्ड 2 फिनिश, और M3 के पहले आ चुका होगा चाइल्ड 3 फिनिश। ये भी देख लीजिए। चेक करिए, चाइल्ड 3 1 2 सब डेड हो गए, उसके बाद प्रिंट हुआ M1 M2 M3। अगर आपको लग रहा है ये एक साथ क्यों है, आप भूल रहे हैं सबकी प्रायोरिटी बराबर है। तो अगर चाइल्ड 3 खत्म हुआ तो चाइल्ड 1 चाइल्ड 2 को भी टाइम मिला, मेन को भी टाइम मिला, जेवीएम ने पहले उठा लिया चाइल्ड 1 है। तो किसी भी ऑर्डर में होगा, बट डेड फिनिश के पहले कभी नहीं आएगा। चेक करिए, फिर चलाइए। ये भी देखिए, एक और इंपॉर्टेंट बात, चाइल्ड 3 फिनिश के बाद चाइल्ड 3 का डेड आ रहा है, जबकि M1 M2 के डेड पहले आ गए। क्यों? क्योंकि ये दोनों पहले हो गए। ये गारंटी हुई। इसका मतलब ये लाइन कब तक नहीं चलेगी? जब तक M1 फिनिश ना हो जाए। अच्छा, उससे पहले M2 फिनिश हो सकता है? हाँ हो सकता है। M3 भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, पर ये लाइन M1 के बाद ही आएगी, तुरंत बाद नहीं। वो गारंटी नहीं है तुरंत बाद, क्योंकि जब M1 डेड होगा M2 M3 भी वेट कर रहे होंगे अपने चांस के लिए, हो सकता है शेड्यूलर उन्हें चांस दे दे। हाँ बात चले। तुम बहुत मुस्कुरा रहे हो, बताओ। हाँ हाँ बिल्कुल सही है। मेरा कहने का मतलब ये था कि मेन अपनी प्रोसेस को आगे तभी बढ़ाए जब तीनों डेड हो, वरना मेन को कैसे पता चलेगा? अब तुमको ऐसा लग रहा है एक बार सुलाऊं और एक ही बार उठाऊं, वो पॉसिबल नहीं है। वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि अलग अलग थ्रेड्स हैं। इसके लिए फिर इन्हें ग्रुप में डालना पड़ेगा, मेन को ग्रुप के इंतजार में सुलाना पड़ेगा। हाँ, वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फाइनल कोड उतारिए। नहीं, ज्वाइन के बाद वो कोड लिखना चाहिए जो आपको थ्रेड के डेड होने के बाद चलाना है, बिल्कुल लिखना चाहिए। हाँ, आप वो चीज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा हो मेन में आपको कोई प्रोसेस रन करना है, कर दीजिए रन। 1 मिनट, इसको साइड कर दूं मैं।
हाँ जी, हाँ जी। कौन सा नहीं समझ में आया? m1.th। अच्छा, m1.th सिंटेक्स समझ नहीं आया? उतार लो, अभी बताता हूं। जी, बिल्कुल कर रहे हैं, अभी अगला पॉइंट वही है। ये जो थ्रेड क्लास है, इसके पास एक मेथड है सेट प्रायोरिटी, उससे आप प्रायोरिटी बढ़ाएंगे। अच्छा, बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अगर एक की प्रायोरिटी बढ़ा दी तो क्या होगा? जब सीपीयू डिलीवर करने का मौका आएगा, तो पहली पसंद शेड्यूलर की वो थ्रेड होगा जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। टाइटल डाल दीजिएगा क्रिएटिंग मल्टीपल थ्रेड्स। ये जो आपने कोड लिखा है, दिस इज क्रिएटिंग मल्टीपल थ्रेड्स। अच्छा, और इन सबसे अलग अलग काम कराना होता तो? अभी तो सब इवन नंबर प्रिंट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं एक इवन नंबर प्रिंट करे, एक ऑड नंबर प्रिंट करे, एक प्राइम नंबर प्रिंट करे। तो बनानी पड़ती है आपको तीन अलग अलग क्लासेस। कितने रन ओवरराइड होते? तीन रन ओवरराइड होते, हर एक में अपना अपना लॉजिक। मेन सेम रहता। हाँ, बस नाम क्लास का बदल जाता है। और टोटल प्रोग्राम में कितनी क्लास होती? चार। तीन वो क्लासेस जिनमें रन ओवर रिडन है, एक ड्राइवर क्लास विच इज मेन। तो चीटिंग है ना थोड़ी सी, तो क्या करें बताओ वासिल? वही तो मैं बोल रहा था, एक तरीका है चीटिंग वाला, एक तरीका है सही। सही तरीका वो है, उसको प्राइवेट करो। किसको? थ्रेड को, या एक गेटर मेथड दो, उसका नाम हो गेट थ्रेड। वो रिटर्न क्या करे? टीएच को। मेन से गेट थ्रेड कॉल करो, उससे तुम्हें टीएच मिल जाएगा, टीएच से कॉल कर लो ज्वाइन। ऊप्स के रूल्स के अनुसार चलोगे तो सेटर गेटर होने चाहिए क्लास में। पब्लिक, ये क्या वॉयलेट हो रहा है यहाँ? एनकैप्सुलेशन को ब्रेक कर रहे हैं आप क्लास के डेटा मेंबर को पब्लिक कर रहे हैं, विच इज बियॉन्ड द रूल्स ऑफ एनकैप्सुलेशन। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड है। हाँ, बट नॉट वेल एनकैप्सुलेटेड कोड है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है, बट एनकैप्सुलेशन के अगेंस्ट जा रहा है। कौन सी लाइन पे एनकैप्सुलेशन वॉयलेट हो रहा है? कौन सी लाइन पे? इधर इधर इधर, यहां पर एनकैप्सुलेशन वॉयलेट हो रहा है। आप एक मेंबर को क्लास के बाहर कर रहे हैं एक्सेस। यहां तो आपने तैयारी कर दी है पूरी, बट वॉयलेशन यहां से हुआ ना। हाँ जी, हो गया। डन। अब डाउट है m1.th सिंटेक्स समझ नहीं आ रहा, नो प्रॉब्लम। मैं कुछ और कोड लिखूंगा, आप मेरे को उसको समझा देना। ठीक है, सिंपल सा जावा कोड लिख रहा हूं। मेरे पास एक क्लास है, जिस क्लास का नाम है एड्रेस। ठीक। इस क्लास के अंदर हैं कुछ मेंबर्स। इस क्लास के अंदर एक मेथड है पब्लिक सेक्शन में, जिसका नाम है शो।
क्या कर रहा होगा? एड्रेस को प्रिंट कर रहा होगा। ये क्लास समझ आ रही है? आ रही है यश? मेरे पास एक और क्लास है यश जिसका नाम है पर्सन। अब आप बताओ, पर्सन और एड्रेस में क्या रिलेशन होना चाहिए जावा में? पर्सन का एड्रेस होता है, तो पर्सन एड्रेस को इनहेरिट करिए, ठीक रहेगा। मतलब तुमको कोई आता हुआ दिखता है तो तुमको लग रहा है वो देखो न्यू मार्केट चला आ रहा है, वो देखो इंद्रपुरी आ रहा है, वो देखो एमपी नगर के जैसा दिख रहा है। अगर तुम मुझे ये बोलते हो हाँ सर बिल्कुल ऐसे कर लीजिए आप, तो आपको नहीं लगता आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो हर इंसान उस एड्रेस की तरह दिखता है जिस एड्रेस में वो रहता है? तुम यही बोल रहे हो। जब हम दो क्लासेस के बीच में एक्सटेंड्स लगा देते हैं तो फिर हम ये बोलते हैं दिस क्लास इज लाइक दिस क्लास। जैसे अगर मान लीजिए इस क्लास का नाम होता ह्यूमन और इस क्लास का नाम होता स्टूडेंट, तो ये कहना सही है स्टूडेंट इज अ ह्यूमन। इस क्लास का नाम होता मान लीजिए व्हीकल, इस क्लास का नाम होता कार, तो ये कहना ठीक है कार इज अ व्हीकल। पर ये तो गलत है ना, पर्सन इज अ एड्रेस। पर्सन इज एड्रेस, पर्सन हैज एड्रेस, पर्सन हैज एड्रेस। तो ऊप्स बोलती है जब रिलेशनशिप हैज की हो जाए तो फिर पर्सन में एड्रेस इनहेरिट मत करो, पर्सन के अंदर तुम एड्रेस का ऑब्जेक्ट बना लो। ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है कॉम्पोजिशन। यही आप कर रहे हैं इतनी देर से थ्रेड के साथ। आप माय थ्रेड में थ्रेड का बना रहे हैं रेफरेंस, राइट? ठीक है, अब इतना समझ आया? ठीक है, अब मुझे ये रहा मेन क्लास टेस्ट, ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और थोड़ा सा सिंपल कर देता हूं मैं, थोड़ा सा और। पर्सन की एज होगी यश, एड्रेस की एज होगी, पर्सन की एज होगी, तो एज यहां रख दो। पर्सन का नाम होगा, हाँ जी पर्सन का नाम होगा, ठीक है। और मैं अभी के लिए सबको पब्लिक कर रहा हूं, इसको भी, इसको भी और एड्रेस को भी। क्या होता है यश पब्लिक करने से? एनकैप्सुलेशन वॉयलेट होता है, वो मैं जानबूझ के कर रहा हूं। तुम तो सिंटेक्स वाइज बताओ पब्लिक से क्या होता है? क्लास के बाहर से एक्सेस हो जाता है। ओके, अब मेरा सवाल ये है, ये मेरा मेन मेथड है। सबसे पहले तो यश मुझे इसका डायग्राम चाहिए। पर्सन पी इज इक्वल टू न्यू पर्सन, मुझे इसका डायग्राम दे दो। और डायग्राम में क्लैरिटी के लिए यहां मैं लिख देता हूं स्ट्रीट नंबर, और यहां मैं लिख देता हूं लोकेलिटी। एड्रेस का स्ट्रीट नंबर हो सकता है और एड्रेस की कोई लोकेलिटी हो सकती है, ठीक है। अब मेरे को इसका डायग्राम दो, बताओ। मेन से ही शुरू होगी ना सारी कहानी, ठीक है, दीजिए। बोलिए पर्सन पी से क्या होगा? एक पी नाम का रेफरेंस बनेगा। न्यू पर्सन से वो पॉइंट करेगा पर्सन क्लास के एक ऑब्जेक्ट को, है ना। इस पर्सन ऑब्जेक्ट में क्या क्या होगा यश? तीन चीजें होंगी, एक एज होगा, एक नेम होगा, और एक रेफरेंस होगा जिसका नाम होगा ओबीजे, होगा, ठीक है। और ये वाला जो ओबीजे है, इमेजिन करो, मैं यहां एक लाइन और लिख देता हूं, नहीं तो आपको लगेगा सर ओबीजे में तो नल है। ये लो, ठीक है। अब क्या होगा? कहना है से ओबीजे अब अपने ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, तो किसको पॉइंट करेगा? इसी को, कि एक नए ऑब्जेक्ट को। तो ये नया ऑब्जेक्ट मान लू मैं, थोड़ा सा शेप डिफरेंट दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए ये ओबीजे का ऑब्जेक्ट है। कितने ऑब्जेक्ट बने हैं? दो। ये किसका ऑब्जेक्ट है? पर्सन का। ये किसका ऑब्जेक्ट है? एड्रेस का, जिसको रेफर कर रहा है ओबीजे। अच्छा, इसके अंदर स्ट्रीट नंबर होगा, शाबाश, और इसके अंदर लोकेलिटी भी होगी, होगी। अब यश मुझे तुम इस पी से ये एज एक्सेस करके दिखाओ, यश को बोलने दीजिए। बिल्कुल सही, परफेक्ट, पी डॉट एज। यश मेरे को सिंटेक्स समझ नहीं आया, मेरे को नहीं समझ आया पी डॉट एज कैसे? कैसे ये पी डॉट एज कैसे? पी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर एज है, तो इस गोले के अंदर जो भी हैं उन तक तुम्हें पी ले जाएगा कि नहीं? तभी पी डॉट एज। इसी पी से नेम मिलेगा, तो पी डॉट नेम लिख सकता हूं। वेरी गुड। अब मुझे बताना
ये चलेगा पी डॉट शो, नहीं चलेगा ना, क्यों? शो किसका मेथड है? शो तो एड्रेस का मेथड है। शो यहां है, नहीं है। अच्छा, ओबीजे के पास शो है तो क्या ये चलेगा ना? ओबीजे डॉट शो, क्यों यश? पी डॉट ना, तो क्या हो जाएगी पूरी लाइन? पी डॉट ओबीजे डॉट शो। तब मेरे को समझ नहीं आया, ये तुम्हें आया? तो तुम्हें ये क्यों नहीं समझ आया था फिर? m1.ts.join, ये भी तो वही है, m1 के अंदर th के पास ज्वाइन। अच्छा चलो, इसको इन दोनों की मैपिंग करो, मतलब रोल बताओ। जो यहां m1 का रोल है, क्या मैं बोल सकता हूं वो यहां p है? जो यहां th है, क्या मैं बोल सकता हूं वो यहां ओबीजे है? और जो यहां तुम्हारा ज्वाइन है, वो यहां हमारा, इसलिए m1.ts.show। हाँ जी, अगर थ्रेड को प्राइवेट कर देते हैं, बिल्कुल। किस मेथड में? सही है, कर सकते हो, तो यहां से वो मेथड कॉल कर लेना, चलेगा, बिल्कुल ठीक है। मैं तो सोच रहा था कि अपन ज्वाइन यहां कॉल करें, आपको लग रहा है नहीं मैं इस मेथड में कॉल करूंगा, डजंट मैटर। हाँ, क्योंकि अल्टीमेटली उसका कॉलर कौन होगा? मेन थ्रेड, उसको कॉलर मेन ने करा होगा, मेन को सुलाएगा वो। ठीक है, चलूं आगे। ये क्लियर हो गया ज्वाइन? ठीक है, अब आपके अगले डाउट पे आता हूं, प्रायोरिटी। हाँ जी, क्या एक इसके लिए सो जाए, एक इसके लिए? मैं समझा नहीं। मेन से m1 का ज्वाइन कॉल कर दें तो m1 दौड़ने लगेगा, m1 में दौड़ते दौड़ते स्लीप की जगह एक और ज्वाइन कॉल कर दें, वो मेन के नाम पे हो जाए, तो दोनों सोते रहेंगे। तू उठ के मुझे कॉल कर लेना, मैं उठ के तुझे कर लूंगा, उठेगा कोई भी नहीं, डेडलॉक हो जाएगा, कोड हैंग हो जाएगा। क्या होगा बताओ तुम? और इस प्रॉब्लम का एक और निवारण सुन लो, अब पूछा ही है तो एक और बात बता देता हूं। ये जो ज्वाइन है ना, ये ओवरलोडेड है, मतलब एक और ज्वाइन है जावा के पास, वो जो एक और ज्वाइन है वो तुमसे पैरामीटर भी ले सकता है। देखो यहां पर अगर मैं ज्वाइन पे रखूंगा ना पॉइंटर, तो एक ज्वाइन तो ये दिख रहा है ना? जब डॉट लगाऊंगा तो देखना ज्वाइन कितने सारे आएंगे, देख रहे हैं आपको ओवरलोडेड ज्वाइंस। तीसरे वाले के बारे में बाद में बताऊंगा, तीसरा वाला सीपीयू लेवल पे जाकर नैनो सेकंड्स में भी टाइम कंसिडर कर लेता है, दूसरा वाला कंसिडर कर रहा है मिली सेकंड्स। आप ध्यान से सुनना, तुम्हारे डेडलॉक से निकलने का तरीका, यहां मैं लिख देता हूं 5000। अब इस लाइन का क्या मतलब है जावा में? इस लाइन का मतलब है जावा में, मेन कह रहा है मैं दो कंडीशंस पे सो रहा हूं, या तो M1 डेड हो जाए तो जाग जाऊंगा, या 5 सेकंड पूरे हो जाएं तो जाग जाऊंगा। अगर इन दोनों में से कुछ भी पहले हुआ, आई वेकअप। और ये आप बहुत देखते हैं अपने ब्राउजर में, जब आपका ब्राउजर किसी वेबसाइट को रिक्वेस्ट भेजता है, गोला घूमता रहता है, घूमता रहता है, एक बॉक्स आता है, वेबसाइट इज टेकिंग टू लॉन्ग टू ओपन, डू यू वांट टू वेट और टर्मिनेट, टर्मिनेट, कंटिन्यू। आप जैसा करते हैं वैसा ऑपरेशन होता है, ओएस भी करता है। जब आप कोई सॉफ्टवेयर खोलते हैं, वो सॉफ्टवेयर अगर हैंग हो रहा होता है, दिस विंडो इज टेकिंग टू लॉन्ग टू ओपन, वेट और कंटिन्यू। मोबाइल खूब करता है आपका, करता है, वो ये प्रोसेस है। तो ये वाला जो है 5000, ये बताने की कोशिश हो रही है कि दो में से कोई एक चीज हो गई तो मेन उड़ जाएगा। क्या एक चीज? या तो M1 डेड हो जाए, और या 5 सेकंड पूरे हो जाएं। तो अब आप मुझे बताओ, अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है, ये वाले कोड में आप एग्री करते हो मेन बेचारा तब तक नहीं उठ पाएगा जब तक M1 डेड ना हो जाए, और अगर कहीं मुझसे गलती से ये लूप इनफाइनाइट चल गया तो मेन कभी उठेगा ही नहीं। एम आई राइट? इस प्रॉब्लम से बचने के लिए अपन ज्वाइन का कॉल कर सकते हैं ओवरलोडेड फॉर्म। तो जो तुम कह रहे हो तुम मुझे ज्वाइन कर लो मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूं, उस केस में फिर एक टाइम पीरियड दे दो, उस टाइम पीरियड के बाद दोनों वेकअप हो जाएंगे, चाहे दूसरा उठाओ चाहे ना उठाओ। ठीक है, चलिए अब आते हैं प्रायोरिटी पे। प्रायोरिटी की थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैंने लिख दी है, आपको भी उतारने में आसानी होगी और मुझे समझाने में आसानी होगी। तो पहला चांस आपका, आप पढ़िए, मुझे समझाइए, प्रायोरिटी का मतलब समझाना, प्रायोरिटी कैसे पता करते हैं और कैसे सेट करते हैं, तीन चीजें पढ़नी है अपन को। पहले तो बताओ प्रायोरिटी का मतलब क्या है? अच्छा बताओ मत, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ो व्हाट इज प्रायोरिटी। आराम से उतार लीजिएगा, अभी उतारने मत लग जाना, जब कुछ अंग्रेजी में दिखता है लगता है नोट कर लिया जाए। पहले समझा दो क्या है ये लाइन।
सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ पढ़िए, सही है। क्या होता है प्रायोरिटी का मतलब थ्रेड शेड्यूलर का आप पेरेंट माने और पेरेंट के 3-4 बच्चे हैं, तो कोई एक बच्चा जिसे ज्यादा प्यार है मम्मी पापा को, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो हमारे यहाँ मम्मी पापा हो गए शेड्यूलर, बच्चे हो गए थ्रेड्स। ठीक है, ये क्या है, जितनी ज्यादा प्रायोरिटी माँ बाप का उतना प्यार उसे ज्यादा मिलेगा। या माँ बाप का मतलब है शेड्यूलर उसे उतना ज्यादा सीपीयू टाइम देगा। अच्छा, कौन डिसाइड करेगा प्रायोरिटी ज्यादा है कि कम? अपन करेंगे। जावा बोलती है तुम मेरे भरोसे चलोगे तो मेरे लिए तो सारे बच्चे बराबर है, मेरे लिए तो सबकी प्रायोरिटी 5 है, तुम्हें कम ज्यादा करनी हो तो कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। तो प्रायोरिटी क्या अच्छा, एक और बात, मैं एक लाइन बोलूंगा, ट्रू फॉल्स बताना। जितनी ज्यादा प्रायोरिटी होगी हमारे थ्रेड की, हमारे जावा प्रोग्राम को उतना ज्यादा सीपीयू टाइम मिलेगा। मेरे थ्रेड की जितनी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, मेरे जावा प्रोग्राम को उतना ज्यादा सीपीयू टाइम मिलेगा। नॉनसेंस, नॉनसेंस। मेरे मम्मी पापा मुझे जितना प्यार करेंगे, दुनिया का हर व्यक्ति मेरे को उतना ही प्यार करेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? आपके थ्रेड की प्रायोरिटी बढ़ने का मतलब है आपके प्रोग्राम को जो टाइम मिला उसका मैक्सिमम शेयर आपके थ्रेड को मिलेगा। आपके प्रोग्राम को कितना टाइम मिलेगा ये तो डिसाइड ओएस करेगा। सो अगर मैं थ्रेड की प्रायोरिटी बढ़ा के बैठ जाऊंगा तो मेरे प्रोग्राम की प्रायोरिटी नहीं बढ़ जाएगी, प्रोग्राम की प्रायोरिटी तो ओएस के हाथों में है। और सोचो अगर ये पॉसिबल होता तो हर प्रोग्रामर अपने प्रोग्राम की प्रायोरिटी मैक्स करता, उसी का प्रोग्राम चलता। सो दिस इज रॉन्ग। इंक्रीजिंग द प्रायोरिटी ऑफ अ थ्रेड डज नॉट इंक्रीज द प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ओएस, थ्रेड इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्रामर। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मेरे थ्रेड की प्रायोरिटी बढ़ाने से पहले विंडोज मेरे प्रोग्राम को 1 सेकंड दे रही थी, ठीक है, 1 सेकंड क्यों दे रही समझ रहे हैं, बहुत सारे प्रोग्राम चलाने, उसमें से एक मेरा भी प्रोग्राम है। तो अगर मेरे प्रोग्राम को विंडोज 1 सेकंड दे रही थी तो प्रायोरिटी बढ़ाने के बाद कितना देगी? 1 सेकंड ही देगी। लेकिन अगर उस 1 सेकंड में मेरे पास 2 थ्रेड थे, दोनों की प्रायोरिटी 5 थी, तो शायद 50% सीपीयू का टाइम दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब प्रायोरिटी बढ़ जाएगी तो जिसकी ज्यादा होगी उसे उतना ज्यादा सीपीयू टाइम मिलेगा, लेकिन 1 सेकंड के बाद मेरे प्रोग्राम से विंडोज सीपीयू ले लेगी, किसी और प्रोग्राम को दे देगी। So increasing the priority never increases program's priority. It only increases thread's priority. ठीक है, अब मेथड्स कौन से हैं? 2 मेथड्स हैं। किसके मेथड हैं दोनों? थ्रेड के मेथड हैं। एक का नाम क्या है और एक का नाम क्या है? चलिए गेट प्रायोरिटी से शुरू करते हैं। गेट प्रायोरिटी क्या बताता है? क्या प्रायोरिटी है। तो अगर मैं इसको कॉल कर लूं अभी अपने प्रोग्राम में कहीं भी तो 5 मिलेगा, क्योंकि सबकी प्रायोरिटी 5 है। अब अगर आपको लगता है आपको प्रायोरिटी बढ़ानी है तो आप कॉल करोगे अगला मेथड जिसका नाम है सेट प्रायोरिटी। भूलिएगा मत, थ्रेड का मेथड है। तो अगर मेन से कॉल करना पड़ा यश तो क्या करना पड़ेगा? m1.th.set प्रायोरिटी ऐसे करना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है सर मैं क्लास के अंदर से कर लूं तो th.set प्रायोरिटी चलेगा, एक्सटेंड कर लूं तो खाली सेट प्रायोरिटी चल जाएगा। ठीक है, अब सेट प्रायोरिटी कहता है मेरे को आप एक इंटीजर दे सकते हो, जो इंटीजर दोगे मैं थ्रेड की उतनी प्रायोरिटी बढ़ा लूंगा। बट एक बात का ध्यान रखना, ये आपसे सेट प्रायोरिटी बोल रहा है, प्रायोरिटी तभी बढ़ा सकते हो जब थ्रेड स्टार्ट ना हुआ हो। चलते चलते में प्रायोरिटी कम ज्यादा नहीं होती है। तो जब भी प्रायोरिटी सेट हो किसके पहले हो और किसके बाद हो? कंस्ट्रक्टर कॉल के बाद हो, यानी सुपर के या कंस्ट्रक्टर कॉल के बाद और स्टार्ट के पहले आपको प्रायोरिटी सेट करनी है। अब सेट कैसे कर सकते हैं? तो जावा कहती है वैसे तो ये इंटीजर है तो तुम कुछ भी दे सकते हो, बट जावा का कहना है मेरे पास 3 कांस्टेंट्स हैं। किसके पास? थ्रेड क्लास के पास। अगर आपको लग रहा है कांस्टेंट्स मतलब याद कीजिए पाई, याद आया? कैसे लिखते हो जावा में पाई? मैट.पाई। ऐसे क्यों लिखते हो? क्योंकि पाई पब्लिक है, पाई स्टैटिक है, पाई फाइनल है। पब्लिक स्टैटिक फाइनल, ये तीनों भी पब्लिक स्टैटिक फाइनल है। कैसे पहचाना? नाम कैपिटल लेटर में। आपने कोर जावा में पढ़ा है, अगर जावा में कोई चीज स्टैटिक और फाइनल दोनों है तो जावा कहती है उसको रखो अपर केस में। क्या पाई स्टैटिक फाइनल दोनों है? तो ये भी स्टैटिक और फाइनल दोनों है और उसके साथ साथ ये पब्लिक भी है। तो गेस करिए, क्योंकि स्टैटिक है तो थ्रेड क्लास के नाम से थ्रेड डॉट नॉर्म प्रायोरिटी, थ्रेड डॉट मिन प्रायोरिटी, थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी। व्हाट इज नॉर्म प्रायोरिटी? वेरी गुड। अच्छा, ये तीनों इंटीजर है। हाँ, ये तीनों इंटीजर है। जैसे पाई की डेटा टाइप क्या है? डबल। ऐसे इन तीनों की डेटा टाइप इंटीजर है। एक की वैल्यू 5 है, एक की वैल्यू 1 है और एक की वैल्यू 10 है। अब क्वेश्चन सुनिए, मैं चाहता हूं मेरे थ्रेड की प्रायोरिटी नॉर्मल से 2 ज्यादा हो जाए।
दो ज्यादा, नॉर्मल से दो ज्यादा, तो आप मुझे बोल सकते हो 7, बिकॉज नॉर्मल इज 5, सो आई शुड गो फॉर 7। जावा बोलती है अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि जावा का कहना है आज जेडीके 23 में नॉर्मल प्रायोरिटी 5 है। इज देयर अ पॉसिबिलिटी आने वाले वर्जन में ये प्रायोरिटी की वैल्यूज बदलें? तो अगर किसी फ्यूचर वर्जन में आपका कोड चला तो आप तो भी 7 पे ही रहोगे, और हो सकता है वहां 7 कम प्रायोरिटी हो, क्योंकि वहां नॉन प्रायोरिटी ही 10 हो जाए। नहीं आया समझ? ये मैथ्स के कांस्टेंट्स तो है नहीं पाई जैसे, जो कभी बदलेंगे नहीं, ये तो जावा की टीम ने डिसाइड करा है। कल को जावा का नया वर्जन आया तो उनको उनका मन करा, उन्होंने कर दिया 1 से 50, उन्हें बोल दिया जी अब नॉर्मल प्रायोरिटी 25 होगी, मिनिमम 1 होगी, मैक्सिमम 50 होगी। आपके कोड को आपने बनाया नॉर्मल से दो ज्यादा, तो अब नॉर्मल से दो ज्यादा तो 27 होना चाहिए, बट आपका तो 7 ही चलेगा। तो जावा कहती है इसलिए डायरेक्ट वैल्यू मत दिया करो, जो दो इनको कंसिडर करके दे दो। तो अब बताओ नॉर्मल से दो ज्यादा लिखने का बेस्ट तरीका क्या है? थ्रेड डॉट नॉर्म प्रायोरिटी +2। मैक्स करने का बेस्ट तरीका 10 बोलना नहीं है, मैक्स की जगह बोल दो थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी। एक तो आपको याद नहीं रखना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, आपका कोड जावा के वर्जन पे चल जाएगा, फ्यूचर वर्जन पे भी चल जाएगा, अगर मैक्स प्रायोरिटी कल को 10 की जगह हो गई 20। ऑल्दो ये इंटीजर लेने को तैयार है, क्योंकि इसकी आर्गुमेंट टाइप सिंपल इंटीजर है, बट जावा कहती है सिंपल मत पास करो। क्या पास करो? कुछ इक्वेशन पास करो, नॉर्म से दो ज्यादा, नॉर्म से एक कम, मैक्स वगैरह वगैरह। अब दो और डाउट, मैक्स से ज्यादा नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। अगर मैक्स से ज्यादा दे देंगे तो ये थ्रो कर देगा एक्सेप्शन। एक्सेप्शन अनचेक्ड है, इसलिए आपको मेथड के नाम में उसका नाम दिख नहीं रहा है। अनचेक्ड है इसलिए नहीं दिख रहा है, मतलब अगर चेक्ड एक्सेप्शन होती तो यहां लगा होता थ्रोज। ये जो एक्सेप्शन थ्रो करता है उसका नाम है इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन। इलीगल आर्ग्यूमेंट एक्सेप्शन क्यों? क्योंकि आप आर्ग्यूमेंट गलत पास कर रहे हो। कैसा गलत? मिन से कम नहीं दे सकते, मैक्स से ज्यादा नहीं दे सकते। तो मिनिमम प्रायोरिटी 1 होगी, 0 नहीं होगी, मैक्सिमम 10 होगी, 11 नहीं होगी। इस बीच में आप कोई भी प्रायोरिटी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप मेरे को जरा इन कॉल्स का मतलब बताइए। पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, टेक इट एज अ चैलेंज। जिसको लग रहा है उसको अपनी जावा टेस्ट करनी है वो इसका आंसर दे, और एक चांस दूंगा बस। बताओ, कोड बोलो। मेन थ्रेड की प्रायोरिटी मैक्सिमम करनी है, और ये मत सोचना आपने तो बोला था प्रायोरिटी स्टार्ट होने के पहले होनी चाहिए, मेन तो पहले ही स्टार्ट हो जाता है, मेन के लिए डिस्काउंट है। मेन की प्रायोरिटी आप कभी भी, कोई स्टैटिक ब्लॉक नहीं, कोई स्टैटिक ब्लॉक नहीं। आप मेन मेथड में एक लाइन मेरे को लिख कर दो जो मेन थ्रेड की प्रायोरिटी मैक्सिमम कर दे। क्या बात है रजनीश, वेरी गुड। तो ये हमारी क्लास टेस्ट, क्लास टेस्ट के अंदर है हमारा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हाँ रजनीश बोलो। थ्रेड डॉट, वेरी गुड, वेरी गुड, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट, बहुत बढ़िया, डॉट सेट प्रायोरिटी, और अभी देखो कैसे चल रहा है, और थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड ये क्या सिंटेक्स हो गया। पहले तो ये बताइए, सेट प्रायोरिटी स्टैटिक मेथड है नॉन स्टैटिक मेथड है? इतना सोचना पड़ रहा है आपको, सामने उसका डिक्लेरेशन है तो भी आप कंफ्यूज आते हैं, कहीं लिख रहा है स्टैटिक यहां, तो इसे कौन कॉल करेगा, क्लास या ऑब्जेक्ट? तो अब आप बताइए कि आपके पास मेन थ्रेड का ऑब्जेक्ट होता है? नहीं होता है, मांगना पड़ता है जावा से बाय राइटिंग। आपने बनाया है मेन थ्रेड, माई थ्रेड M1 माई थ्रेड M2 ऐसे आपने मेन थ्रेड बनाया है, तो आपके पास नहीं है ना मेन थ्रेड नाम का कोई थ्रेड। जावा के पास है, उससे मांग सकते हो। कैसे मांगोगे? आपने कल ही पढ़ा है। तो ये लाइन जब मैं लिखूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा? क्या बोला था मैंने कल आपसे? जब आप करंट थ्रेड कॉल करोगे तो बोलेगा जो थ्रेड इस फंक्शन को चला रहा है उसका मिलेगा रेफरेंस। ये लाइन मैंने कहां लिखी है? मेन के अंदर। मेन फंक्शन को कौन चला रहा है? मेन थ्रेड। तो ये मेरे को मिल जाएगा मेन थ्रेड का रेफरेंस। उस पर चला दिया मैंने सेट प्रायोरिटी, तो ये मेन थ्रेड की हो गई प्रायोरिटी सेट, और पास कर दिया मैंने थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी। ठीक है, अच्छा अगर अपने थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करनी हो तो क्या लिखेंगे? अपना थ्रेड है M1, बोलो M1 डॉट, वेरी गुड, M1 डॉट TH डॉट सेट प्रायोरिटी, और बोल दो अब आपको मुझे चाहिए नॉर्मल से दो ज्यादा, तो मैं लिख दूंगा थ्रेड डॉट नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी प्लस फॉलोड बाय 2। ये आपके थ्रेड के लिए प्रायोरिटी सेटिंग हो गई। ये सेटिंग होगी फॉर मेन थ्रेड। आया समझ? अच्छा दूसरा सवाल, क्या मैं ये कॉल
अपने कंस्ट्रक्टर में डाल सकता हूं। नहीं आया समझ? ये जो M1 है किसी का ऑब्जेक्ट है? किसका ऑब्जेक्ट है ये? माई थ्रेड का। तो माई थ्रेड का आपने कंस्ट्रक्टर बना रखा है, ये कंस्ट्रक्टर। क्या इस कंस्ट्रक्टर में सेट प्रायोरिटी का कॉल डाला जा सकता है? क्या होगा वो? क्या होगा और कहां होगा? लाइन नंबर 8 के पहले होगा। और क्या होगा? टीएच डॉट सेट प्रायोरिटी। और फिर आपको जो भी वैल्यू पास करनी है। क्लियर? हाँ, स्टार्ट के पहले और कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद। मेन वाला कैसे चल रहा है मतलब? नहीं ना, सबसे पहले एक ही थ्रेड था जेवीएम के पास, तो उसने मेन चला दिया। ठीक है, मेन में आकर अब आप ये लाइन अगर लिखते हो तो मेन की प्रायोरिटी मैक्सिमम हो गई। वो तो आपको लिखना सिखा रहा हूं मैं, जरूरी थोड़ी आप ये लाइन लिखोगे ही, मैं तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। तुम्हें क्या डाउट हो रहा है? उधर से स्टार्ट हो चुका, तो तुमने एक लाइन सुनी नहीं। मैंने कहा था मेन के लिए डिस्काउंट है, कि मेन का थ्रेड या मेन थ्रेड स्टार्ट होने के बाद भी प्रायोरिटी बदल सकता है। तुम्हारे थ्रेड्स प्रायोरिटी तभी बदलेंगे जब वो स्टार्ट नहीं हुए हैं। मेन थ्रेड के लिए स्पेशल है, जेवीएम के ज्यादा करीब है वो, इसलिए थोड़ा स्पेशल डिस्काउंट है उसके लिए, अपने थ्रेड्स के लिए नहीं है। ठीक है, तो मेन की आप कभी भी बदल दो, अपने थ्रेड्स की तभी बदलो जब तक आपने उन्हें स्टार्ट ना कराओ। उतारिए फटाफट, अपन बढ़े कोड की तरफ। ये छोड़ दीजिए, लिखिए जल्दी। ये प्रायोरिटी सेट और गेट करना। अच्छा, शेयर कर दें ये नोट्स, अपन कोड पे आ जाएं। कहां लिखने बैठेंगे आप? ठीक, चलिए अपन आ जाते हैं कोड पे। 2 मिनट दिखा दूं, फोटो लेनी है, लीजिए। हाँ जी, हो गया। डन, बदलू, स्क्रॉल करूं? डन, स्क्रॉल कर दूं? हो गया। चलो अब आ जाओ एक्सरसाइज पे। ये हमारा एग्जाम्पल 4। फिलहाल ज्यादा नहीं, अपन बस 2 थ्रेड्स लेते हैं, है ना। मैं चाहता हूं ये जो आपने 2 थ्रेड्स बनाए ना, इसको भी हटा दीजिए, फॉरगेट दिस। इन दोनों की प्रायोरिटी कितनी है? 5 है। मैं चाहता हूं इसकी 7 हो जाए, नॉर्मल से 2 ज्यादा, इसकी नॉर्मल से 2 कम हो जाए। क्या करें, कैसे करूं, कहां करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा, कहां पास करूं, क्या करूं? वेरी गुड। तो सबसे पहला काम क्या करूं? सबसे पहला काम यहां से एक एक आर्गुमेंट बढ़ाऊं। एम आई राइट? बोलो, इसकी चाहिए मुझे नॉर्मल से 2 ज्यादा, कॉमा, थ्रेड डॉट नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी, नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी +2। शाबाश। इसकी मेरे को चाहिए नॉर्मल से 2 कम। बहुत बढ़िया। कॉमा, थ्रेड डॉट नॉर्म अंडरस्कोर प्रायोरिटी -2। एरर आ रही है क्योंकि आपने कंस्ट्रक्टर को सिंगल पैरामीटर दिया हुआ है। अब यहां -4 होगा, क्यों? थ्रेड 4 होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थ्रेड 4 होगा, ये भी थ्रेड 4 होगा। हाँ जी। आप बताइए, ये दोनों यहां रिसीव होंगे? तो एक बना दूं INT प्रायोरिटी। अब क्या करूं, कैसे यूज करूं इसको? बिल्कुल सही, थ्रेड का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब यहां पर कहिए टीएच डॉट सेट प्रायोरिटी, और सेट प्रायोरिटी को पास कर दीजिए प्रायोरिटी। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो आपको समझ में आएगा। जब ये लाइन चलेगी तो M1 क्रिएट होगा, M1 क्रिएट होगा तो उसका नाम होगा child 1, उसकी प्रायोरिटी हो जाएगी 7। हालांकि हो नहीं जाएगी, आपने 7 भेजा है,
ये 7 जाकर रिसीव होगा प्रायोरिटी में, और कंस्ट्रक्टर के कारण सेट प्रायोरिटी कॉल होगा और प्रायोरिटी हो जाएगी 7 सारे थ्रेड्स की, M1 की, M1 की। व्हाट अबाउट M2? M2 की प्रायोरिटी अब हो जाएगी 5 से 2 कम, कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और मेन, मेन बना रहेगा अभी भी 5 पे, और मैं चाहता हूं मेन मैक्सिमम पे हो जाए। तो वही जो आपने अभी अभी नोटपैड में देखा, अगर मैं ये लाइन कॉपी कर लूं, कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दूं, बल्कि यहां कर दूं, तो मेन इन सब में सबसे हाई प्रायोरिटी पे आ जाएगा। अच्छा, मेन को हाई प्रायोरिटी पे रखना चाहिए, हाँ, क्योंकि मेन से आप सबको कंट्रोल करोगे। मेन ही को बोलोगे सो जाओ, मेन ही को बोलोगे उनको चलने दो, तो जब तक मेन के पास कंट्रोल नहीं आएगा, मेन ज्वाइन कैसे कॉल करेगा, मेन दूसरे थ्रेड्स कैसे बनाएगा? सब कुछ मेन कर रहा है, बस एक्चुअल कोड थ्रेड्स चला रहे हैं, बट थ्रेड्स का क्रिएट होना, उनके डेड होने के लिए इंतजार करना, ये सब कौन कर रहा है? ये सब कर रहा है मेन। इस तरह से आप प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर अगर ये फॉर लूप्स को मैं काउंटिंग पे डाल पाऊं, तो किसका फॉर लूप ज्यादा और किसका फॉर लूप कम दौड़ेगा? M1 का फॉर लूप ज्यादा चलेगा, M2 का कम चलेगा। अभी नहीं पता लगेगा, क्योंकि गौर करिए भाई, आप दोनों को चला रहे हैं 10-10 तक, पर अगर मैं कुछ ऐसी तिकड़म लगा दूं कि यहां कंडीशन हटा दूं, दोनों के फॉर लूप को इनफाइनाइट दौड़ाऊं, और थोड़ी देर बाद चेक करूं कौन सा फॉर लूप कितना चला, तो जो हाई प्रायोरिटी वाला थ्रेड है उसका लूप ज्यादा और लो वाले का चलेगा कम। इस तरह से आप प्रायोरिटीज को कर सकते हैं सेट। तो ज्यादा नहीं, आप सिर्फ इतना पार्ट नोट कर लीजिए, बाकी कोड में तो आपको चेंज करना नहीं है, बस ये पार्ट है। दिस इज हाउ वी कैन सेट प्रायोरिटी ऑफ आवर थ्रेड। और ये मेन से भी कर सकते थे कि नहीं? नहीं कर सकते थे, कारण मेन में ऑब्जेक्ट बनते ही स्टार्ट कॉल हो जाता, और तब प्रायोरिटी सेट करने का मतलब ही नहीं था। तो अगर मेन से करना है तो आपको स्टार्ट भी कॉल मेन से करना होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड लास्ट पार्ट पे। अब 2 पार्ट बचे हैं मल्टीथ्रेडिंग के, डैम इंपॉर्टेंट फॉर इंटरव्यूज। ये आपके जावा के इंटरव्यूज और आपके ओएस के इंटरव्यूज दोनों में काम आएंगे, क्योंकि जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं जावा प्लस ओएस दोनों से कनेक्टेड है। ओएस सब्जेक्ट है आपके, पढ़ा है आपने फिर ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छे से? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर सुना है? क्या है ये? एक प्रॉब्लम है जिसमें 2 पार्टिसिपेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं और बीच में कुछ उनके शेयर होता है। बस, तो अपन यही पे जा रहे हैं, बस ये लास्ट 2 पॉइंट्स हैं। हो गया डन? चलूं आगे? और मेन से 2 लाइनें ऑब्जेक्ट बनाने वाली, कंस्ट्रक्टर हो गया। रन वन बनाने मत बैठ जाना, सिर्फ अपने प्रायोरिटी सेट करना सीखा है। और ये रहे आपकी 2 लाइनें, बल्कि तीनों उतार लें आप। जी, पहली बार ना सबसे पहले चलेगा, फिर अगर इनकी प्रायोरिटी मेन से ज्यादा हो गई तो मेन को रुकना पड़ेगा, इसलिए अपन ने मेन को 10 दी है। अगर अपन मेन को प्रायोरिटी नहीं देते तो डिफॉल्ट प्रायोरिटी 5 होती। फिर हमारे M1 की प्रायोरिटी कितनी हो गई हर्षित? 7 हो गई। किसकी प्रायोरिटी बढ़ गई? मेन के M1। तो फिर मेन को तो मौका ही नहीं मिला चलने का। अगर मेन को चलने का मौका नहीं मिलेगा तो आप मानते हो M2 का क्रिएशन डिले हो सकता है? हो सकता है ना, क्योंकि M1 तो स्टार्ट कॉल कर लेगा और दौड़ने लग जाएगा, तो फिर M2 बेचारा वेट करेगा, वो क्रिएट ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि M2 को क्रिएट कौन कर रहा है? मेन। तो मेन को सीपीयू तो मिले, वो कैसे मिलेगा अगर मेन की प्रायोरिटी नहीं बढ़ाई तो? स्टार्ट होने के बाद कुछ नहीं कर सकते मेन में, मतलब हम्म, नहीं कर सकते ना, एक थ्रेड की सेट हो गई, वो हो गई, एक ही बार सेट कर सकते हैं, चलते फिरते प्रायोरिटी कम ज्यादा नहीं होगी। मेन के लिए है, मुझे लगा तुम M1 M2 की बात हो, मेन के लिए तो कभी भी करो। हो गया डन? अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जा रहे हैं। आप बताना मुझे, ये टॉपिक आपको रियल वर्ल्ड में कहां देखने को मिलता है? ठीक है, बहुत देखते हो आप इसको, घर जाते हो, घर जाते हो, अगर भोपाल बाहर शहर है आपके लिए तो आप घर जाते हो। ठीक है, और घर जाने के लिए कोई कम्युनिकेशन मीडियम होता है आपके पास, या तो ट्रेन, या तो बस, या तो प्लेन। बस अब आप इमेजिन करना जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपके कम्युनिकेशन मीडियम से कैसे कनेक्ट हो रहा है। पढ़ाऊं, स्टार्ट करें? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक,
टाइटल है सिंक्रोनाइजेशन। ये टॉपिक आपके बहुत पुराने दो टॉपिक्स कवर अप करेगा। बताइए ऐसे दो टॉपिक के नाम जो मैंने जावा पढ़ाते वक्त बोला था मल्टी थ्रेडिंग में, इसको जरूर पूछना। मुझे याद है लेकिन आपको याद नहीं होगा। एक टॉपिक था जावा में स्ट्रिंग्स के लिए 3 क्लासेस होती हैं। एक का नाम होता है स्ट्रिंग, एक का नाम होता है स्ट्रिंग बफर, एक का नाम होता है स्ट्रिंग बिल्डर। आपने स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बफर का फर्क पढ़ा था, एक इम्यूटेबल एक म्यूटेबल। बिल्डर का फर्क नहीं पड़ा था और मैंने कहा था ये आपको थ्रेडिंग में पता चलेगा। दूसरा, जब मैं कलेक्शन पढ़ा रहा था तो एरे लिस्ट आई थी और एक आया था वेक्टर, और मैंने आपसे बोला था वेक्टर आउटडेटेड है क्योंकि वेक्टर थ्रेड सेफ नहीं है। वेक्टर स्लो चलता है बहुत। एरे लिस्ट वेक्टर के मुकाबले बहुत फास्ट है। ये सब बातें आपको आज पता चलेंगी। एरे लिस्ट फास्ट क्यों है, वेक्टर स्लो क्यों है, स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में डिफरेंस क्या है। बट उसके पहले पढ़ना पड़ेगा ये टॉपिक जिसका नाम है सिंक्रोनाइजेशन। अब सिंक्रोनाइजेशन क्या है? जावा ये कहती है, आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं हुआ आप बताइएगा अभी तक की जावा में। जावा ये कहती है देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अगर दो थ्रेड्स बनाओ तो उनके बीच में कोई ऐसा एलिमेंट, वेरिएबल या ऑब्जेक्ट हो जो शेयर्ड हो। शेयर्ड समझते हो ना, जिसकी सिंगल कॉपी बने। स्टैटिक की बात नहीं कर रहा हूं। आपने आपने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, उनके बीच में कुछ कॉमन है जो दोनों के लिए सेम है? नहीं है। नहीं है, मैं बताता हूं आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। आपको लग रहा होगा है ना, है ना, रन है ना दोनों के लिए कॉमन, ये फॉर लूप कॉमन है ना, नहीं है। बुद्धि लगाइए, ये जो रन है दोनों के लिए अलग अलग है। बॉडी सेम है लेकिन रन दो बनेंगे, दो अलग अलग रन चलेंगे। एक चलेगा M1 का, एक चलेगा M2 का। अच्छा, अगर मैं यहां इंट ए लिख दूं, इंट ए, इंट ए, दोनों के लिए कॉमन होगा ए? नहीं होगा। इंस्टेंस वेरिएबल है, बनेंगी इसकी दो कॉपी। वैल्यू फिर भी मैं सेम रख सकता हूं बट बनेंगे दो ए। तो जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो कॉमन डेटा के लिए, नॉट फॉर अनकॉमन। अब आपको लगेगा सर कॉमन मतलब आप स्टैटिक करने की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं स्टैटिक करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं। कॉमन का मतलब होता है दो थ्रेड्स किसी एक ऐसे ऑब्जेक्ट पे निर्भर कर रहे हो और उस ऑब्जेक्ट की सर्विसेज इसको भी चाहिए, किसको? फर्स्ट थ्रेड को, और उसकी दूसरे को भी चाहिए। मैं आपको एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल देता हूं। इमेजिन करिए मेरे पास एक T1 थ्रेड है। ऑब्जेक्ट क्लास है, मल्टीपल क्लास होती है, अगर ऑब्जेक्ट क्लास वो तो उसके चाइल्ड होते हैं। हाँ हाँ, कह सकते हो, कह सकते हो, है रेफरेंस से रिलेटेड कुछ। मेरे पास दूसरा थ्रेड है T2। T1 के पास एक इंग्लिश का डॉक्यूमेंट है, एक फाइल है। T2 के पास एक हिंदी की फाइल है। फाइल कहां है? डिस्क पे पड़ी है। T1 T2 दो थ्रेड्स हैं। जावा में फाइल एक्सेस हो जाती है जावा के प्रोग्राम से, क्या यूज करके? फाइल क्लास यूज करके, या फाइल इनपुट स्ट्रीम, जो भी है व्हाटएवर। अब करना यह है कि T1 इस फाइल को प्रिंट कराना चाहता है, प्रिंट आउट निकालना चाहता है। T2 इसका प्रिंट आउट निकालना चाहता है। प्रिंट आउट निकालने के लिए क्या चाहिए? प्रिंटर चाहिए। क्या लगता है एक लैपटॉप से या एक कंप्यूटर से कितने प्रिंटर कनेक्टेड होंगे? एक ही होगा, 10-15 तो नहीं होंगे। तो ये बन जाता है मल्टी थ्रेडिंग की वोकैबुलरी में शेयर्ड रिसोर्स। व्हाई शेयर्ड? देयर इज ओनली वन प्रिंटर विच इज बीइंग शेयर्ड अमंग्स टू थ्रेड्स। क्लियर? ठीक है। अब इमेजिन करिए T1 ने स्टार्ट कॉल करा। स्टार्ट कॉल हुआ तो क्या चला? शाबाश, रन चला। अंदर कुछ कोड होगा जो प्रिंटिंग करेगा, किसको यूज करके? प्रिंटर। हाँ, थ्रेड तो प्रिंटिंग करवाएगा, प्रिंटिंग कौन करेगा? और ये यहां से कनेक्टेड होगा कुछ, कैसे होगा वो छोड़ दो। होगा यहाँ पे कुछ ऐसा लॉजिक, जैसे आप लिखते हो स्कैनर KB इक्वल टू न्यू स्कैनर system.in, तो आप कीबोर्ड से कनेक्ट हो जाते हो। तो कितने कीबोर्ड? एक ही ना। ऐसे कितने प्रिंटर? एक। ऐसे मान लो कुछ यहां लिखा है प्रिंटर P इक्वल टू समथिंग समथिंग, और ये प्रिंटर से कनेक्ट हो गए और यहां से प्रिंटिंग शुरू हुई। कल अपन ने क्या पढ़ा था? हर थ्रेड को क्या करना चाहिए? दौड़ना चाहिए और सोना चाहिए। हमेशा खुद दौड़ते नहीं रहना चाहिए। तो क्या इस बात की संभावना है कि यहां पर आपने स्लीप भी कॉल करा होगा? और अगर आपको लग रहा है ना कराओ तो आप भूल रहे हैं, छीन लिया जाएगा CPU। शेड्यूलर आपको बहुत ज्यादा देर नहीं चलने देगा।
है ना। तो आपने यहां पर मान लीजिए थोड़ी सी प्रिंटिंग हुई और आपने स्लीप कॉल कर लिया। अच्छा, प्रिंटर में एक पेज लगा होगा जिसमें ये डॉक्यूमेंट प्रिंट होना स्टार्ट हुआ, 2-4 लाइनें प्रिंट हुई, इतने में आपका थ्रेड स्लीप में चला गया। समझ गए होंगे अब क्या होने वाला है। कंट्रोल चला गया T2 के पास, है ना। जावा को तो नहीं पता है T2 को क्या करना है, T2 ने अपना रन चलाया, इसने भी प्रिंटिंग शुरू करी। उसी प्रिंटर पे जो पेज फंसा हुआ है जिसमें अंग्रेजी वाला डॉक्यूमेंट प्रिंट हुआ है, अब प्रिंटिंग कंटिन्यू होगी और हिंदी वाला प्रिंटिंग होगा। फाइनल आउटपुट इंग्लिश का आ जाएगा, थोड़ा सा इंग्लिश वाला डॉक्यूमेंट, थोड़ा सा हिंदी वाला डॉक्यूमेंट। होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए, सुनो, होना क्या चाहिए कि जब ये सोने जाए, प्रिंटिंग पूरी हो गई है कि नहीं, नहीं हुई है ना, तो इस बेचारे को तमीज समझदारी दिखाते हुए बोलना चाहिए मेरे को प्रिंटर नहीं चाहिए, क्योंकि आप ही रख लो, क्योंकि प्रिंटर आपने अभी फ्री नहीं करा है। तो ये वाला थ्रेड क्या करेगा, ये वाला थ्रेड रिसोर्स को यूज नहीं करेगा। फिर क्या होगा, समय बर्बाद होगा, कुछ भी होगा, लेकिन प्रिंटिंग करेक्ट होगी। अच्छा, फिर इसके बाद इसको सीपीयू मिलेगा, कभी तो मिलेगा, ये अपनी प्रिंटिंग को कर लेगा कंटिन्यू। तो इसको कब मिलेगा सीपीयू, इसको प्रिंटिंग कब मिलनी चाहिए, जब उसका प्रिंटर का एक्सेस खत्म हो गया है। अब आपके दिमाग में 2 क्वेरी बननी चाहिए, नहीं तो मैं पूछता हूं, मल्टी थ्रेडिंग करी क्यों रहे इसने, फिर पहले इससे प्रिंट करा लो फिर इससे करा लो, क्या जरूरत है मल्टी थ्रेडिंग करने की। तो आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचो, अगर सिर्फ प्रिंटिंग का सॉफ्टवेयर होता तो मैं मान लेता मल्टी थ्रेडिंग नहीं करेंगे, पर क्या इस प्रोग्राम के अंदर कुछ और एक्टिविटीज भी चल रही हैं जो कोई दूसरे थ्रेड्स परफॉर्म कर रहे हो, तब तो इनको थ्रेड बनाओगे। सोचो, जैसे आपको लग रहा है दूसरी, जैसे सर इंटरनेट से कुछ फाइल डाउनलोड हो रही है, एक T3 थ्रेड है जो इंटरनेट से कुछ डाउनलोड कर रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता इसका डाउनलोडिंग और उसकी प्रिंटिंग पैरेलल चल सकती है। जब ये सोएगा तो ये डाउनलोड कर सकता है, तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि आप मल्टी थ्रेडिंग अवॉइड कर दोगे। देयर इज अ केस जब आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्सों में थ्रेडिंग करनी पड़ेगी, तो ना चाहते हुए भी इन दोनों को क्या बनाना पड़ेगा, थ्रेड। आपको लग रहा है क्यों बनाएंगे, तो भाई स्लीप कैसे कॉल करोगे थ्रेड नहीं बनाओगे तो, और जब ये स्लीप कॉल नहीं करेगा तो इनको चांस मिलेगा कैसे। और फिर अगर आपको लग रहा है हम स्लीप कॉल ना करें तो आपका ये डॉक्यूमेंट पूरा प्रिंट जब तक नहीं हो जाएगा, ये बेचारा अपनी डाउनलोडिंग शुरू नहीं कर पाएगा। तो मल्टी थ्रेडिंग अवॉइडेबल नहीं है, मल्टी थ्रेडिंग तो आपको करनी पड़ेगी। अब जावे ये बोलती है मेरे पास एक ऐसी टेक्निक है जिसको अगर तुम यूज करो, तो अगर कोई थ्रेड, ये कौन है, शेयर्ड रिसोर्स को यूज कर रहा है, तो दूसरा थ्रेड उस शेयर्ड रिसोर्स को एक्सेस नहीं करेगा। कब करेगा, तभी करेगा जब उस वाले ने शेयर्ड रिसोर्स को फ्री कर दिया है, अदरवाइज इसको वेट करना पड़ेगा, समय बर्बाद होगा, पर डेटा की कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, अब ये तो इमेजिनरी एग्जांपल था, कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल दीजिए। रिजर्वेशन, आप जब इंडियन रेलवेज में सीट बुक करते हैं, आप बताइए, एक सेंट्रल सर्वर होता है, आपका ब्राउजर, मेरा ब्राउजर, अफरोज सर का मोबाइल, हम सब थ्रेड्स हैं, सर्वर IRCTC वालों का एक है। अब देखो सिंक्रोनाइजेशन नहीं होता तो क्या होता है, इमेजिन करिए ये इंडियन रेलवेज का सर्वर है, इस सर्वर से एक कस्टमर कनेक्टेड है अपने ब्राउजर से, दूसरा कस्टमर भी कनेक्टेड है अपने ब्राउजर से, इत्तेफाक से दोनों को भोपाल से दिल्ली जाना है। ठीक है, इस बंदे ने सर्वर पे क्वेरी फायर करी कि भोपाल से दिल्ली की ट्रेन और टिकट्स बताओ, सर्वर के पास एक सीट खाली है बस भोपाल से दिल्ली की, कल की डेट में, कल क्या है, 9 तारीख। सर्वर ने इसको बोला भाई 9 दिसंबर भोपाल एक्सप्रेस में फर्स्ट AC में एक सीट खाली है, प्राइस है 4,500 रुपए। ये इसको जवाब मिला। एट द वेरी सेम मोमेंट इसने भी क्वेरी फायर करी, भोपाल से दिल्ली की 9 दिसंबर की सीट्स बताइए। सर्वर ने बोला 9 दिसंबर को भोपाल एक्सप्रेस में फर्स्ट AC खाली है, 4,500 रुपए। इसने अपनी बुकिंग स्टार्ट करी, गॉट इट, बुकिंग स्टार्ट करी, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके पेमेंट में समय लग रहा है, हो सकता है बैंक रिस्पॉन्स देने में टाइम लग रहा हो, इसने भी अपनी बुकिंग स्टार्ट करी। अगर सर्वर सिंक्रोनाइजेशन नहीं करेगा तो वो एक सीट इसको भी देगा क्योंकि इसने ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया था, इसको भी देगा क्योंकि उसने ब्लॉकिंग करी नहीं इसकी, क्योंकि सर्वर को लग रहा है हाँ सीट खाली पड़ी है। होना क्या चाहिए, अगर इसके, बोलो, इसके ट्रांजैक्शन में वक्त लग रहा है तो इसको भले ही बुकिंग ना मिले पर गलत बुकिंग नहीं हो ना, नहीं तो वहां जाके सर फोड़ेंगे एक दूसरे का। दोनों के पास टिकट सेम होगा, दोनों के पास सीट नंबर सेम होगा, सर्वर वाला मजे लेगा, वो टिकट चेकर झगड़े सुलटाता रहेगा इनके। तो बेटर है ना कि इसको वेट मिल जाए, इसको ये मिल जाए, प्लीज कीप ऑन वेटिंग, सर्वर इज बिजी, कुछ तो मिले। अगर इसका ट्रांजेक्शन फेल हो जाए तो इसको सेकंड अटेम्प्ट में टिकट बुक करवा दो, अगर ट्रांजेक्शन फेल नहीं हो जाए इसको बोल सकते हैं टिकट बुक हो गया। तो सर्वर क्या यूज करता है,
सिंक्रोनाइजेशन यूज करता है। नहीं होगा तो बवाल मच जाए रिजर्वेशन में। क्यों? क्योंकि जब कोई सीट की आप बुकिंग करते हो, थोड़ी देर के लिए बुक हो या ना हो, सीट लॉक हो जाती है। फिर जब ये लॉक खुलता है तो दूसरे एक्सेस करते हैं। खुलने के बाद जो भी स्टेज होगी उसके हिसाब से इनको मिल जाएगा डेटा। अब मुझे बताओ, ये जो सर्वर है, इज दिस अ शेयर्ड रिसोर्स? यस, एवरी इंडियन विल कनेक्ट टू दिस सेम सर्वर आईआरसीटी और इससे वो पर्टिकुलर टिकट कराएगा बुक। और बताओ कोई एग्जांपल। ये तो बुकिंग वाला ही हो गया, सेम है। एटीएम है, कैसे? एक अकाउंट है, उसमें मेरे पास दो एटीएम कार्ड्स हैं। मैंने बैंक को बोला मुझे दो एटीएम कार्ड दे दो। क्यों दे दो जी? मेरा बिजनेस है, मेरा बिजनेस मैं और मेरी वाइफ दोनों मिलकर संभालते हैं। वाइफ इंदौर ऑफिस ऑपरेट करती है, मैं भोपाल ऑफिस ऑपरेट करता हूं। तो बैंक ने स्पेशल कंसिडरेशन पे हमको एक अकाउंट पे दो कार्ड्स दिए हैं। अब आप सोचो, जब दोनों कार्ड एक ही अकाउंट के होंगे, तो हस्बैंड ने भोपाल के एटीएम में कार्ड डाला, बैंक बैलेंस 50,000 रुपए, हस्बैंड ने 40,000 निकाल लिए। द मोमेंट हस्बैंड ने कार्ड डाला, वाइफ ने भी तभी कार्ड डाला। वाइफ को तो वैसे ही पता लग जाएगा पैसे निकल रहे हैं, तो उसने पहले कार्ड डाल दिया। ठीक है, उसने भी अकाउंट भर दिया 25,000 रुपए। बैंक में 50,000 थे, 40,000 इसको मिल गए, 25 उसको मिल गए, फिर भी 25,000 बच गए क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन लगा ही नहीं है। क्या होगा सिंक्रोनाइजेशन लगेगा तो? अगर सेम अकाउंट पे ट्रांजैक्शन होगा, उतनी देर के लिए ट्रांजैक्शन अकाउंट को लॉक कर देगा। तो जब जब रिसोर्स शेयर होता है, हम लोगों को करना पड़ता है सिंक्रोनाइजेशन। नहीं करते हैं तो डेटा गलत, करप्ट, इनकंसिस्टेंट पास हो जाएगा क्लाइंट्स के पास। अच्छा, अब एक बात यस नो बोलना। अगर सिंक्रोनाइजेशन करेंगे, टाइम बढ़ेगा। 100 बढ़ सकता नहीं है, बढ़ेगा। कैसे? वेट करना पड़ेगा इसको। कितना? अब वो नहीं पता उतना, जब तक उसका ट्रांजैक्शन पूरा ना हो जाए, पर इसको वेट करना पड़ जाएगा। और जब इसका वेट पीरियड ओवर होगा, तब हम मानेंगे वो शेयर रिसोर्स इसको सर्व करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। सो टू हैव टू हैव सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन थ्रेड्स, जावा बोलती है यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। अब आप बिलीव नहीं करोगे, समझने में जितना मुश्किल है, करने में उतना ही आसान है। कितने लाइन का कोड? एक लाइन भी नहीं, सिर्फ एक कीवर्ड। हाँ, सिंक्रोनाइज। वो कीवर्ड लगा दिया तो सिंक्रोनाइजेशन आ जाता है, हटा दिया सिंक्रोनाइजेशन। आपने वो कीवर्ड लगाया? आज तक नहीं लगाया। इसका मतलब आपके सारे थ्रेड्स नॉन सिंक्रोनाइज थे, पर आपको प्रॉब्लम नहीं गई क्योंकि आपके किसी एग्जाम्पल में कोई शेयर्ड नहीं था। अगर आपको लग रहा था शेयर्ड कैसे होता, मैं बताता हूं कैसे होता। आप जो आई वेरिएबल ले रहे थे, दोनों के लिए अलग अलग आई चल रहा था। ऐसा कुछ तिकड़म लगा सकते हैं अपन के आई दोनों के बीच में एक हो, तो फिर क्या होगा? वो भाई आई को 10 कर देगा, जब आई इसके पास पहुंचेगा इसको पता चलेगा आई तो 10 ही हो गया, मेरा तो लूप ही नहीं चलेगा। ऐसा कुछ। तो सिंक्रोनाइजेशन मतलब समथिंग जो दोनों के बीच में शेयर्ड है। अच्छा, शेयर्ड क्या क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ये क्या था? प्रिंटर, तो शेयर्ड एक डिवाइस हो सकता है। ये क्या था? सर्वर, शेयर्ड एक वेबसाइट हो सकती है। शेयर्ड एक वेरिएबल हो सकता है, शेयर्ड एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, शेयर्ड कोई मेथड हो सकता है, कुछ भी जो दोनों के बीच में कॉमन तौर पे यूज हो रहा हो। ठीक, लिखो। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिखो इसको। लिखिए थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही, बट कंसोल में प्रॉब्लम नहीं है ना। कंसोल में अगर प्रिंट दोनों एक साथ कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है? हमारे भी तो कर रहे थे, इवन भी आ रहा था और ऑड भी आ रहा था, है ना। कंसोल भी शेयर्ड है, बिल्कुल सही। अगर आपको लग रहा है सर मैं चाहता हूं पहले सारे इवन फिर सारे ऑड, सिंक्रोनाइजेशन कर सकते हो आप। लिखो, द वर्ड सिंक्रोनाइजेशन इन प्रोग्रामिंग मीन्स अचीविंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन between two or more threads. The word synchronization in programming means achieving mutual exclusion, SION, between two or more threads. कब नहीं करना है, कब करना है? तब नहीं करना है जब थ्रेड्स के बीच में कोई शेयर ना हो। कर दिया तो समय बर्बाद करोगे आप। जबरदस्ती कोई ट्रेन का टिकट बुक कर रहा है और आप प्लेन वाले के थ्रेड को सिंक्रोनाइज कर रहे हो, उसको जरूरत ही नहीं है ट्रेन वाले थ्रेड की। इसलिए सिंक्रोनाइजेशन तब नहीं करना जब थ्रेड में कुछ शेयर्ड ना हो, तब जरूर करना जब थ्रेड्स के बीच में कुछ शेयर्ड हो। नंबर 2, दिस इज नीडेड whenever two or more threads have a shared resource.
full stop. Same point. This shared resource can be a variable, comma, an object, comma, a device, or any other resource. फाइल भी, कोई फाइल, कोई वीडियो, कोई ऑडियो शेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और एनी अदर रिसोर्स. पॉइंट नंबर 3. नाउ इफ multiple threads try to access a common shared resource, then there is a strong possibility. क्या नहीं करोगे सिंक्रोनाइजेशन तो क्या होगा? डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा. There is a strong possibility that the data might get corrupted or become inconsistent. Full stop. Line number 4, last line. To achieve to resolve this problem, Java says we should use synchronization amongst threads, and this is done by using a keyword called as synchronized. This is done by using a keyword called as synchronized. This is done by using a keyword called as synchronized. हो गया? अब आ जाइए कोड पे. कितने भी हो सकते हैं, जैसे प्रिंटर और स्कैनर दोनों शेयर्ड है. एक्चुअल स्कैनर की बात कर रहा हूं जो कंप्यूटर में लगा है. हो गया? कोड पे आऊं? चलिए मैं पहले आपको एग्जांपल समझा दूं. आप बताइएगा सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो आउटपुट कैसा आएगा, होगा तो कैसा आएगा. ठीक है, बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. स्टार्ट करें. सुनिए अपन क्या करने जा रहे हैं. अपन ये करने जा रहे हैं कि हमारे पास एक प्रिंटर नाम की क्लास होगी. हम बनाएंगे कि बनी बनाई है? हम बनाएंगे. ठीक है. इस प्रिंटर क्लास के पास एक प्रिंट नाम का मेथड बनाएंगे. ठीक है. ये प्रिंट नाम का मेथड एक स्ट्रिंग लेगा और उसको स्क्रीन पे प्रिंट करेगा. ठीक है. प्रिंट नाम का मेथड कुछ ऐसे बनाया जाएगा कि जो भी मैसेज प्रिंट करेगा उसके पहले और उसके बाद में एक एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और क्लोज करेगा. स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज करेगा. तो गेस लॉजिक है, मतलब हमको ये दिखाना है कि टाइम लग रहा है. ठीक है. तो हमारे पास अगर स्ट्रिंग है गुड मॉर्निंग, इफ ऑल इज गुड, आउटपुट विल बी स्क्वायर ब्रैकेट गुड मॉर्निंग स्क्वायर ब्रैकेट. और इस पूरे प्रोसेस के बीच में कभी भी सो सकता है. कौन? प्रिंट. इस पूरे प्रिंटिंग के दौरान हो सकता है स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके सो जाए, हो सकता है स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करके गुड मॉर्निंग लिखकर सो जाए, कुछ भी हो सकता है. ओके. ठीक है. अब ये प्रिंटर है तो हम इसका एक ऑब्जेक्ट भी बनाएंगे जो प्रिंटिंग करवाएगा. ठीक. हमारे पास 3 थ्रेड्स होंगे, थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3. तीनों के पास एक एक स्ट्रिंग है. शाबाश. इसके पास स्ट्रिंग है मान लीजिए गुड मॉर्निंग, इसके पास स्ट्रिंग है मान लीजिए जावा रॉक्स, इसके पास स्ट्रिंग है मल्टी थ्रेडिंग इज वेरी इजी. गुड मॉर्निंग, जावा रॉक्स, मल्टी थ्रेडिंग इज वेरी इजी. 3 स्ट्रिंग्स हैं जो प्रिंट होनी है. इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट, आउटपुट क्या आएगा? 3 स्ट्रिंग्स आएंगी. पहले कौन आएगी नहीं मालूम. आई डिडंट टॉक अबाउट प्रायोरिटी. पहले कोई भी आएगी, पर आएंगी कैसे? इफ एवरीथिंग इज गुड, 3 रो आने चाहिए, हर रो में एक एक मैसेज आना. इफ एवरीथिंग इज गुड, बट एवरीथिंग विल नॉट बी गुड. क्यों? क्योंकि बीच में यहां लगा हुआ है स्लीप. क्यों लगा है भाई? मल्टीथ्रेडिंग का रूल है, काम करो और सो जाओ. तो इमेजिन करो इस प्रिंट ने स्क्वायर ब्रैकेट खोला
कुछ प्रिंट करा और फिर सो गया, अब क्या होगा? अब दूसरा चलेगा, तो इस लाइन के बाद ही एक और ओपन हो जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, और फिर एक मैसेज प्रिंट होगा, फिर ये भी सो गया मान लो, फिर क्या होगा? दो बातें होंगी, या तो इसको मिलेगा या वो जाग जाएगा। अगर इसको मिल गया तो फिर एक स्क्वायर ब्रैकेट और फिर लाइन प्रिंट होगी, फिर कोई जागेगा तो वो अपना बचा हुआ काम करने आएगा। तो क्या करा जाए? सिंक्रोनाइजेशन। शेयर्ड तो है ही, शेयर्ड कौन है इनके बीच में? ये इसी से तो ये तीनों प्रिंट कराएंगे। और आप ये नहीं बोल सकते सर 3 प्रिंटर बना दो, फिजिकली मेरे पास 3 प्रिंटर नहीं है, एक ही प्रिंटर है मेरे पास, तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे पास एक ही तरीका है। अगर T1 ने प्रिंटिंग शुरू करी और सो रहा है तो सीपीयू रिलीज होगा, सोने पर सीपीयू छोड़ेगा, किसके पास जाएगा? T2 के पास जाएगा, T3 के पास जाएगा। ये कुछ भी करें, दमा चौकड़ी मचाएं, छत पे उछले कूदे, कुछ भी करें, पर ये प्रिंट ना करें। क्यों? क्योंकि वो शेयर्ड है, वो अभी फ्री नहीं हुआ है, वो अभी T1 के लिए काम कर रहा है, करते करते T1 चाय पीने चला गया है, तो ये प्रिंटर अभी वेट कर रहा है किसका? T1 के लौटने का। तो T2 क्या करेगा? कुछ भी करे लेकिन प्रिंटिंग नहीं करेगा, और उसके पास खाली प्रिंटिंग करने का काम हो तो वेट करे लेकिन प्रिंटिंग नहीं करेगा, टाइम लगेगा, उसके वेट पीरियड में फालतू बैठा रहेगा सीपीयू। लेकिन एक होता है टाइम बचाना, एक होता है आउटपुट करप्ट हो जाना। 2 सेकंड ज्यादा लग जाए चलेगा, यूजर कभी ये प्रेफर नहीं करेगा कि आपके प्रोग्राम का आउटपुट गलत आ जाए, इसलिए अपन को करना पड़ेगा सिंक्रोनाइजेशन अचीव। अब आखिरी सवाल, फिर कोड लिखते हैं। कैसे करते हैं? एक कीवर्ड लगाते हैं जिसका नाम है सिंक्रोनाइज्ड। तो जावा बोलती है जो तुम्हारे बीच में शेयर्ड हो रहा है, जो कोड तुम चाहते हो एक थ्रेड के लिए चल रहा है तो दूसरे के लिए ना चले, उसके साथ ये कीवर्ड लगा दो। जो कोड तुम चाहते हो एक थ्रेड के लिए अगर चल रहा है तो दूसरे के लिए ना चले, कब तक? जब तक इसका स्लीप वगैरह सब कुछ खत्म ना हो जाए, तब तक दूसरे के लिए ना चले। उसके पहले ये कीवर्ड लगा दो। किसके पहले लगा दूं? प्रिंट के पहले लगा दूं। प्रिंट के पहले मैंने वर्ड बोला था कोड। जो कोड तुम चाहते हो इनके बीच में कॉमन है और एक के लिए चले तो दूसरे के लिए ना चले, उस कोड के पहले लगा दो सिंक्रोनाइज। तो बताना जरा प्रिंट का डिक्लेरेशन। सिंक्रोनाइज पब्लिक वॉइड प्रिंट समथिंग समथिंग और अंदर आपका स्लीप वाला कोड। ठीक, चलिए तो अब आप मेरे को गाइड करिए, बहुत देर से कुछ कोड लिखा नहीं आपने। सबसे पहले तो बताइए कितनी क्लास? 3 बनेगी ना? एक प्रिंटर वाली क्लास, एक थ्रेड वाली क्लास माई थ्रेड, और एक मेन। 3 क्लास बनेंगी। चलिए तो 3 क्लास बनवाइए आप। सबसे पहले तो आप मुझे प्रिंटर वाली बनवाइए, इस बार आप बनवाइए। ऊँगे जा रहे हो, आधे ज्यादा बैठ के यहाँ पर, है ना? बनवाओ जल्दी, अभी नींद भगाता हूं मैं। जो सबसे ज्यादा सोएगा वो स्टेज पे आके पूरा कोड लिखेगा। बताओ। सबसे पहले मुझे क्लास बनानी है प्रिंटर, नाम बोलो। वेरी गुड। क्लास प्रिंटर। प्रिंटर के अंदर एक मेथड बनाना है, सिंक्रोनाइज नहीं करना है क्योंकि मुझे नहीं पता बिना सिंक्रोनाइजेशन के कैसा आउटपुट आएगा। बिल्कुल सही, पब्लिक वॉइड, शाबाश। पब्लिक वॉइड, बहुत बढ़िया। प्रिंट, बहुत बढ़िया। आर्ग्यूमेंट स्ट्रिंग, एसटीआर, वेरी गुड। अब कुछ प्रिंट करना है, कुछ प्रिंट, लूप लगाएंगे। कुछ प्रिंट करने के लिए भी लूप लगाओगे, एक स्ट्रिंग। हाँ, तो स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए लूप लगता है जावा में। आधी नहीं बोला मैंने, स्क्वायर ब्रैकेट खुले, प्रिंट हो, स्क्वायर ब्रैकेट बंद हो जाए, तो लूप क्यों लगेगा? एक एक कैरेक्टर थोड़ी प्रिंट करा रहा हूं, नहीं करा रहा हूं। तो मैं लिखूंगा यहां पर, देखो मैं क्या लिखूंगा। मैं यहां लिखूंगा, हाँ ना, सिस्टम डॉट आउट डॉट, नहीं प्रिंट एलन नहीं, प्रिंट, क्योंकि आप भूल रहे हैं ये पहले सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से स्क्वायर ब्रैकेट खोलेगा, खोलने के बाद प्लस कर देगा ये एसटीआर। हो गया स्क्वायर ब्रैकेट ओपन और स्ट्रिंग प्रिंट, इतने में ये सो जाएगा। थ्रेड डॉट स्लीप 1000। ठीक है, फिर इसके बाद कैच आएगा। ठीक है, कैच में अपन कुछ नहीं लिख रहे फिलहाल क्योंकि एक्सेप्शन कैच हम कर नहीं रहे हैं। ठीक, और जब ये नहीं, बस कहां बचा है ना, जब ये जगेगा, आएगा ट्राई से बाहर जागकर, तो फिर ये कहेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट, इस बार आएगा प्रिंटलन और स्क्वायर ब्रैकेट बंद होगा।
ये कोड आ रहा है समझ में आपको? ये कोड क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? ये स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा, गुड मॉर्निंग प्रिंट होगा, सोने चला जाएगा। जितनी देर ये सोएगा किसी एक को सीपीयू अलॉट होगा, सिंक्रोनाइज लगा नहीं है तो वो दूसरा भी शुरू कर देगा अपनी प्रिंटिंग। तो आउटपुट में पहली लाइन अभी खत्म नहीं हुई होगी और उसके साइड में दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब जरा थ्रेड्स बनवाइए, बनवाओ क्लास। अब माई थ्रेड 5 कर देता हूं, माई थ्रेड 5, जो आपको ठीक लगे। आपको रनेबल ठीक है, रनेबल एक्सटेंड कर लो, आपके लिए ज्यादा इजी पड़ेगा। एक्सटेंड थ्रेड, इससे कम से कम आपको डॉट वॉट नहीं लगाने पड़ेंगे। ठीक, अब क्या क्या चाहिए इसके अंदर? कंस्ट्रक्टर चाहिए, अच्छा और कुछ नहीं चाहिए? स्ट्रिंग नहीं चाहिए आपको? स्ट्रिंग कहां से आएगी? स्ट्रिंग तो मेन पास करेगा ना, तो एक स्ट्रिंग चाहिए, एक प्रिंटर चाहिए। नहीं चाहिए? हर थ्रेड के पास दो चीजें नहीं है, एक टेक्स्ट जो प्रिंट होना और एक प्रिंटर जो प्रिंट कराएगा। दो चीजें हैं ना, बोलो। प्राइवेट स्ट्रिंग, कैन आई कॉल इट मैसेज? ये हमारे पास एक मैसेज है, यहां इनिशियलाइज नहीं कर पाऊंगा, यहां कर दूंगा तो सबका मैसेज सेम हो जाएगा। ये मैसेज पास करूंगा मेन से। ठीक है, नंबर 2, हाँ जी प्राइवेट प्रिंटर, बहुत बढ़िया, प्राइवेट प्रिंटर पीओबीजे। चलो आप बताओ कंस्ट्रक्टर। पब्लिक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और दो आर्गुमेंट लेगा, एक लेगा ये स्ट्रिंग, एक लेगा ये प्रिंटर। प्रिंटर हम मेन में बनाकर यहां पास करेंगे तभी शेयर्ड होगा। अंदर बोलो माई थ्रेड 5, जल्दी से अंदर बोलिए, बोलो बच्चे। ये एससीआर में क्या है? कहां जाएगी? मैसेज में क्या लिख दूं? मैसेज इक्वल एसटीआर, चलेगा? और ये जो पीओबीजे है इसमें असाइन कर दीजिए आप पी। हो गया आपका थ्रेड इनिशियलाइज, उसके पास एक प्रिंटर आ गया, एक मैसेज आ गया। क्या करना है अब? स्टार्ट कॉल करना है। तो इस बार डायरेक्ट स्टार्ट कॉल हो जाएगा, हो जाएगा। स्टार्ट किसे कॉल करता है? प्रिंट को, रन को। आ जाइए रन में, पब्लिक वॉइड रन। क्या करना है? प्रिंटिंग करनी है, किसकी? मैसेज की। किससे करवानी है? प्रिंटर से। कॉल दो, पीओबीजे, वेरी गुड, डॉट, ये मत सोचना न्यू, वो सब मेन करेगा। आप इनिशियलाइज कर चुके हो प्रिंटर को, आप तो सिर्फ कॉल करो। पीओबीजे डॉट प्रिंट, क्या पास करोगे? वेरी गुड, एसटीआर के मैसेज, एसटीआर तो लोकल है, ठीक है। पीओबीजे डॉट प्रिंट मैसेज, ये कोड आ रहा है समझ? ठीक है, अब मेन बना दो। डिफिकल्ट पार्ट तो हो गया, यूज माई थ्रेड 5। अच्छा मेन को क्या करना है? 3 थ्रेड बनाने हैं, तीनों को बोलना है जाओ तुम लोग प्रिंट हो और मैं सोता हूं, जब तुम्हारी प्रिंटिंग हो जाएगी तो मैं जाग जाऊंगा। बोलो बोलो बोलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। हम्म 3 स्ट्रिंग्स ले लूं? घुसते ही ट्राई की जरूरत कहां पड़ गई अभी? स्ट्रिंग S1 इक्वल टू गुड मॉर्निंग, स्ट्रिंग S2 इक्वल टू जावा रॉक्स, स्ट्रिंग S3 इक्वल टू मल्टी थ्रेडिंग इज प्रिटी इजी। ठीक है, ये हो गई आपके पास 3 स्ट्रिंग्स। अब एक प्रिंटर बना ले, एक बनाए 3 बनाए? शेयर्ड है, बिल्कुल सही, बोलो। अरे प्रिंटर बनाने में क्या टेंशन, वो तो बेचारा कंस्ट्रक्टर भी नहीं है उसके पास। प्रिंटर ओबीजे इक्वल टू, ठीक। अब 3 थ्रेड्स बनवाओ, हर एक को एक एक स्ट्रिंग और ये प्रिंटर पास करो। करो, माई थ्रेड 5 M1 एग्रीड, माई थ्रेड 5 M1 इज इक्वल्स टू न्यू माई थ्रेड 5। आपका कंस्ट्रक्टर पहले क्या ले रहा है? स्ट्रिंग, तो पहले पास कर दिया अपन ने S1 और फिर अपन ने पास कर दिया ओबीजे। ठीक है, यही लाइन 2 बार और लिखते हैं। क्या क्या बदल दूं? वेरी गुड, 2 चीजें बदलेंगी, एक नहीं बदलेगा। क्या क्या बदलेगा? रेफरेंस और स्ट्रिंग बदलेगी, प्रिंटर नहीं बदलेगा क्योंकि प्रिंटर शेयर्ड है। और 3 और 3। अब मेन को सुलाओ ताकि सबको प्रिंट होने का मौका मिले और फिर मेन जाग जाए।
ट्राई M1 डॉट ज्वाइन, इस बार चल जाएगा, इनहेरिटेंस हुई है इसलिए चल जाएगा। M1 डॉट ज्वाइन, M2 डॉट ज्वाइन, M3 डॉट ज्वाइन। वेरी गुड। अब ये बताओ प्रोग्राम स्लो चलेगा फास्ट चलेगा? फास्ट चलेगा, बहुत फास्ट चलेगा, लेकिन फास्ट चलेगा, आउटपुट गलत आएगा। देखना, फास्ट का मतलब आप समझ रहे हो, जब एक थ्रेड सोएगा तो दूसरा प्रिंटिंग करना शुरू करेगा, लेकिन आउटपुट गलत आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला कैच कॉपी कर ले और यहां रख दें। ठीक, और यहां लिख दें मेन फिनिश्ड। ये हो गया आपका सिंक्रोनाइजेशन का विदाउट सिंक्रोनाइजेशन कोड तैयार, मेन डन। ठीक है, लेट्स रन द कोड। आप प्रिडिक्ट करो आउटपुट, पहला चांस आप लो। आउटपुट का ऑर्डर नहीं मालूम, लेकिन एक बात पक्की है, स्क्वायर ब्रैकेट जिस लाइन पे खुलेगा गारंटी नहीं है कि उसी पे बंद हो। सही बोल रहा हूं? देखो आप, एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों हो रहा है। पहले M1 चला, उसने गुड मॉर्निंग प्रिंट करी और स्लीप में चला गया, सीपीयू चला गया M2 के पास, M2 ने भी प्रिंट कॉल करा, आपके प्रिंट पे आपने सिंक्रोनाइजेशन नहीं करा है, तो M2 ने प्रिंटिंग शुरू कर दी, वो सोने चला गया, इतने में सीपीयू गया M3 के पास, उसने प्रिंटिंग शुरू कर दी, इतने में कोई जागा, जो जागा उसने अपना स्क्वायर ब्रैकेट बंद करा, बाकी दो भी जागे, उन्होंने भी प्रिंट कर दी। अच्छा, अगली बार भी यही आउटपुट आएगा? नहीं पता, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट आगे पीछे आएंगे ये पता है। तो देखते हैं अब क्या आउटपुट आ रहा है। पहले था गुड मॉर्निंग जावा रॉक्स मल्टी थ्रेडिंग इज प्रीटी इजी, इस बार देखिए आउटपुट बदला, इस बार पहले आ गया जावा रॉक्स, ऐसा क्यों? प्रायोरिटी सबकी 5 है। अब छोटा सा एक कीवर्ड, पूरा आउटपुट ड्रामेटिकली चेंज, सिंक्रोनाइज। ठीक है, अब देखना, स्पीड नोटिस करी थी पिछली वाली? नहीं करी थी, एक बार स्पीड के नजर से नोटिस करो, है ना, एक बार ध्यान से देखना स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस कोड को, मुश्किल से 1 सेकेंड। अब यहां लगाओ सिंक्रोनाइज। ये मैं इसलिए आपको स्पीड बता रहा हूं क्योंकि अभी अपन पढ़ने वाले हैं एरे लिस्ट और वेक्टर का फर्क, बफर और बिल्डर का फर्क, उसमें टॉपिक आएगा। रन कीजिए। स्लो हो गया, लेकिन क्या गारंटी मिली? आउटपुट इज करेक्ट। आया समझ? तो सिंक्रोनाइजेशन ने क्या दिया, क्या ले लिया? आउटपुट कंसिस्टेंसी दी, टाइम उसने आपसे ज्यादा ले लिया। क्लियर हुआ? ठीक है, अब अपन गूगल से एक सवाल पूछते हैं, ये वही पुराना सवाल है, आप समझाएंगे। पढ़ो, जल्दी से बताओ वाई। क्योंकि स्ट्रिंग बफर के सारे मेथड्स पे जावा ने लगा रखा है सिंक्रोनाइज। स्ट्रिंग बफर स्लो है, स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट है, तो ना यूज करें बफर, करें। अगर आप मल्टी थ्रेडेड एनवायरमेंट में काम कर रहे हो और आपको स्ट्रिंग्स कंकैटिनेट करनी है, गो फॉर स्ट्रिंग बफर। अगर आप नॉन मल्टी थ्रेडेड में हो, गो फॉर स्ट्रिंग बिल्डर। आया नहीं आया? आप बता दोगे इंटरव्यू में व्हाई स्ट्रिंग बफर इज लॉट स्लोअर? बिकॉज एवरी मेथड ऑफ स्ट्रिंग बफर इज प्रीफिक्स विद द कीवर्ड सिंक्रोनाइज। आप देखो स्ट्रिंग बफर अगर हम एक थ्रेड यूज करते हैं तो उसमें स्ट्रिंग बफर यूज करना बेवकूफी क्यों है? जैसे अगर मैं अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग बफर यूज करूंगा तो ये बेवकूफी है। कौन से प्रोग्राम में? विदाउट मल्टी थ्रेडिंग वाले प्रोग्राम में कितने थ्रेड होंगे? कौन होगा वो थ्रेड? मेन। अब आप सोचो आपने उसमें स्ट्रिंग बफर यूज करा, हर मेथड जब कॉल करोगे तो जावा सिंक्रोनाइजेशन लगा दी। अच्छा, मैंने सिंक्रोनाइजेशन की अंदर की बात तो आपको बताई नहीं, तो आपको ये समझ शायद नहीं आ रहा होगा सर स्लो कैसे हो गया। ये जो आपने कीवर्ड पढ़ा है ना, ये कीवर्ड आपके इस मेथड पे एक लॉक लगा देता है। लॉक लगा देता है मतलब जावा ना अब इसके पास एक बुलियन वेरिएबल मेंटेन रखती है। किसके पास? प्रिंट के पास। कुछ भी नाम दे दो, अपन उस बुलियन वेरिएबल का नाम दे देते हैं इज फ्री। क्या प्रिंट अभी फ्री है? बताओ, इनिशियली ये बुलियन वेरिएबल ट्रू होगा, ये जावा सेट कर रही है, अपन नहीं कर रहे हैं। जब M1 इसके अंदर गया तो जावा ने इसको फॉल्स कर दिया। ठीक है, फिर M1 सोने चला गया,
सीपीयू किसके पास गया? M2 के पास गया। M2 ने प्रिंट कॉल करा, लेकिन प्रिंट ने बोल दिया मैं फ्री नहीं हूं, तो M2 वेट करेगा। डेटा स्ट्रक्चर्स वाले सुने, कहां वेट करेगा? नहीं बेटा, एक क्यू में वेट करेगा। शेड्यूलर एक क्यू बना के रखता है, बोलता है आजा भाई तू यहां वेट कर ले, क्योंकि तुम जिसका इंतजार कर रहे हो वो ब्लॉक अभी फ्री नहीं है। फिर क्या होगा? M2 वेट करेगा तो वो भी सीपीयू छोड़ देगा, सीपीयू जाएगा M3 के पास। M3 भी हो सकता है M2 के पीछे आके खड़ा हो जाए लाइन में, वो भी वेट करेगा। इतने में टाइम पीरियड पूरा होगा। जैसे ही पूरा होगा ये लाइन चलेगी, जैसे ही ये लाइन चलेगी स्क्वायर ब्रैकेट बना होगा और ये ट्रू हो जाएगा। जैसे ही ट्रू होगा, डेटा स्ट्रक्चर्स वाले बताएं, ये बाहर आएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसको चांस मिलेगा। जब इसको चांस मिलेगा ये चलाएगा प्रिंट, इसको बोला जाएगा तुम्हारा इंतजार अभी और है, वेट करो, क्योंकि तुम्हारे आगे वाला प्रिंट को प्रोसेस कर रहा है। एंड दिस इज हाउ टाइम इज इंक्रीजिंग। इसलिए स्ट्रिंग बफर स्लो होती है, क्योंकि वो जबरदस्ती लॉक, इसको बोलते हैं लॉक। तो इस मेथड पे एक लॉक लग जाता है। वो लॉक खुलता कब है? जब थ्रेड गुजर जाता है, और लगता कब है? जब थ्रेड एंटर करता है। तो हर थ्रेड को ये लॉक के खुलने का वेट करना है। इसलिए आपको हर जगह देखने को मिलेगा वैलिड सा स्टेटमेंट कि वाई स्ट्रिंग बफर इज लॉट स्लो। तो स्ट्रिंग बफर कब यूज करें? मल्टी थ्रेडेड एनवायरमेंट में। सिंगल थ्रेडेड एनवायरमेंट में यूज करें स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर फास्ट क्यों है महेंद्र? फास्ट क्यों है? क्योंकि उसके साथ सिंक्रोनाइजेशन नहीं है। अच्छा, अगर मैं स्ट्रिंग बिल्डर को मल्टी थ्रेडेड में यूज करूं, नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। डेटा करप्ट हो सकता है। क्यों? क्योंकि सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, मल्टीपल थ्रेड बिल्डर का डेटा करने लगेंगे चेंज। ये फर्क है इन दोनों के बीच में। किन दोनों के बीच में? स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर। बाकी दोनों बिल्कुल सेम है, दोनों अंदर एक बफर मेंटेन करते हैं, दोनों उस बफर की साइज बढ़ाते रहते हैं, सब कुछ सेम है, बस एक ही अंतर है, एक सिंक्रोनाइज्ड है एक नहीं है। देख सकते हैं अपन, देख सकते हैं आप स्ट्रिंग बफर, यहां पे कहीं भी स्ट्रिंग बफर का नाम लीजिए, बोलिए स्ट्रिंग बफर। मैं कोड नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ आपको एक्सप्लोर करवा रहा हूं। एसवी, और दूसरी कौन है? स्ट्रिंग बिल्डर। स्ट्रिंग बिल्डर SC। ठीक है? क्या हम लोग सोर्स कोड्स देख सकते हैं इन क्लासेस के? यस। आप जिन आईडीज में, बहुत स्मार्ट आईडीज हैं, वो करिए, इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक, गो टू डेफिनेशन में जाइए। ये कंस्ट्रक्टर्स हैं। अब आप देखिए, एक लेंथ भी पता करते हो तो बोलता है लेंथ भी बताऊंगा लेकिन लॉक लगा के बताऊंगा, इतना इंपॉर्टेंट लेंथ है। अब सोचो एक सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए क्या मतलब है कि जगह जगह लॉकिंग लगे। और यही लेंथ और काउंट कैपेसिटी सब बिल्डर के पास भी है, पर उसके आगे नहीं लगा हुआ है सिंक्रोनाइज। सो लिखो, इसको लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट, लिखो स्ट्रिंग बफर वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर। तो दोनों में कौन बेटर है? दोनों बेटर है। मल्टी थ्रेडेड एनवायरमेंट के लिए बफर है, सिंगल थ्रेडेड एनवायरमेंट के लिए बिल्डर है। दोनों में कौन फास्ट है? बिल्डर फास्ट है, बफर स्लो है। कौन इनकंसिस्टेंट है? बिल्डर इनकंसिस्टेंट है, बफर कंसिस्टेंट है। लिखिए स्ट्रिंग बफर वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर। लिखिए ऑल्दो, अप्रो इसके बाद फर्स्ट करना। ऑल्दो, दो तीन डिफरेंस लिखाऊंगा मैं, तो पहले जनरल थ्योरी। ऑल्दो स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, although string buffer and string builder classes solve the same purpose। क्या पर्पस है इनका? जनरल पर्पस, थ्रेडिंग के अलावा म्यूटेबल स्ट्रिंग्स बनाना। स्ट्रिंग कैसी क्लास है? इम्यूटेबल। ये दोनों म्यूटेबल हैं, तो इन दोनों का पर्पस म्यूटेबल स्ट्रिंग्स बनाना है। solve the same purpose, that is they help a programmer create mutable strings। and what is a mutable string? जिसके कंटेंट्स चेंज हो सकते हैं। बट देयर आर some very important differences from interview perspective। ये सब इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, दे आर डैम इंपॉर्टेंट फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। पहला डिफरेंस, एक पुरानी है एक नई है, याद है? भूल गए? स्ट्रिंग बफर JDK 1 से है, स्ट्रिंग बिल्डर JDK 5 से आई है। पहला डिफरेंस, स्ट्रिंग बफर इज अवेलेबल फ्रॉम JDK 1।
while string builder was introduced in JDK 5. दूसरा बताओ, एक के मेथड सिंक्रोनाइज्ड हैं, एक के नहीं है, लिखो। नंबर 2, all the methods of string buffer are synchronized, while all the methods of string builder are non-synchronized. ये टेक्निकल हो गया, सिंपल शब्दों में समझाओ। स्ट्रिंग बफर लॉक ऑब्टेन करती है, स्ट्रिंग बिल्डर में कोई लॉकिंग नहीं होती। स्ट्रिंग बफर मल्टी थ्रेडेड एनवायरमेंट के लिए, स्ट्रिंग बिल्डर सिंगल थ्रेडेड है। थ्रेड सेफ कौन है? थ्रेड सेफ कौन है मैंने नहीं समझाया है, लेट्स सी आप पहचान पाते हो कि नहीं। विच क्लास इज थ्रेड सेफ? स्ट्रिंग बफर इज थ्रेड सेफ। तो थ्रेड सेफ क्या होती हैं? जो लॉकिंग करती हैं वो थ्रेड सेफ हैं, जो लॉकिंग नहीं करती हैं दे आर नॉट थ्रेड सेफ। लिखो नंबर 3, दिस मीन्स दैट every method, sorry every तो लिखा दिया मैंने, this means that whenever we call a string buffer method, Java obtains a lock, and releases it कब? जब वो मेथड का काम पूरा हो जाता है, and releases it when the execution of the method is over. When the execution of the method is over. While, same point, there is no such locking or unlocking present in string builder. Number 4. So, if we are developing, number 4, string builder. Number 4. So, if we are developing a multi-threaded application, then we should use string buffer class for storing mutable strings. And if we are not using any extra threads in our program, तो एक थ्रेड रहता ही है, कौन सा? मेन थ्रेड, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा बोला है। If we are not using any extra thread in our program and we want to store mutable strings, we can go for string builder. लास्ट, कौन स्लो लेकिन थ्रेड सेफ? बफर। स्लो लेकिन थ्रेड सेफ, फास्ट लेकिन थ्रेड अनसेफ, स्ट्रिंग बिल्डर। लास्ट पॉइंट, सो फाइनली वी कैन से string buffer is a thread safe class, although it works at a slower speed. So finally we can say string buffer is a thread safe class, although it works at a slower speed, while string builder is a thread unsafe class but works very fast. हाँ, तो शेयर रिसोर्स नहीं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिल्कुल सही। अगर शेयर रिसोर्स नहीं है तो बिल्डर यूज करो। अफरोज यहां एक वर्ड जोड़ दो, शेयर्ड म्यूटेबल स्ट्रिंग्स। पॉइंट नंबर 4 में म्यूटेबल के पहले शेयर्ड म्यूटेबल स्ट्रिंग्स, आप लोग भी यहां शेयर्ड जोड़ लें, बोल्ड कर देना अफरोज इसको। दोनों के बिल्कुल सेम है, बस यही एक फर्क है सिंक्रोनाइजेशन का। अब ऐसा ही है, लिखिए एरे लिस्ट वर्सेस वेक्टर। क्यों नहीं पढ़ते हैं आप वेक्टर, क्यों नहीं यूज करते हैं आप वेक्टर जबकि जावा ने दे रखा है?
हो गया, रह गया। अच्छा अच्छा अच्छा। सी प्लस प्लस के वेक्टर में थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सी प्लस प्लस का वेक्टर जावा के वेक्टर से डिफरेंट है। सी प्लस प्लस का वेक्टर जावा की एरे लिस्ट है। हाँ हाँ, पब्लिक के आगे पब्लिक के पीछे, लेकिन रिटर्न टाइप के पहले। हो गया। डन। लिखिए अब। रियल वर्ल्ड में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अलग है, वो ज्यादा टाइम लेगा। डीएसए वाली सेम है। डीएसए वाले में को डीएसए वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इटरेशंस, नंबर ऑफ कंडीशंस। वो नहीं है इसमें। हो गया। लिखिए अब। एरलेस वर्सेस वेक्टर। वेक्टर कब से है? 1 से। और एरलेस कब आई? 1.2 में आई, हर कोई 5 में नहीं आया है। 1.2 में आई। लिखिए पहला डिफरेंस। और वेक्टर को क्या बोलते हैं? लेगेसी क्लास। कितनी लेगेसी क्लास है कलेक्शन में? दो। एक वेक्टर और एक स्टैक। लिखिए नंबर वन। टाइटल डाल लिया, वेक्टर वर्सेस एरे लिस्ट। अच्छा, इन्हीं दोनों को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि ये दोनों के अंदर एक एरे होता है जो अपने आप को डबल करता जाता है ऑलमोस्ट। इसलिए एरे और एरे लिस्ट और लिंक लिस्ट कंपेयर नहीं हो रही है। कंपेरिजन एरे लिस्ट और वेक्टर का हो रहा है। लिखिए नंबर वन। वेक्टर is available from JDK 1.0 onwards, while ArrayList was introduced in JDK 1.2. नंबर टू। अब मैं उतना लंबा नहीं लिखाऊंगा जितना स्ट्रिंग बफर में लिखा है, शॉर्ट में बोलूंगा, आप समझ जाइएगा। वेक्टर हैज सिंक्रोनाइज मेथड्स। फास्ट है कि स्लो है? एंड इज वेरी स्लो। ईडी। एंड इज वेरी स्लो while ArrayList methods are non-synchronized and thus it is fast. कौन थ्रेड सेफ है? वेक्टर थ्रेड सेफ है, एरेलिस्ट थ्रेड अनसेफ है। लास्ट। वेक्टर इज अ थ्रेड सेफ क्लास while ArrayList is thread unsafe class. Vector is a thread safe class while ArrayList is thread unsafe class. लेगेसी नहीं है कोई, बाकी तो हट ही गए बिल्कुल। जैसे लिंक लिस्ट जैसी पहले कोई नहीं थी जिसकी जगह लिंक लिस्ट आई है। एरे लिस्ट जैसी वेक्टर थी।
हो गया, डन। चलिए, ये हुआ आपका सिंक्रोनाइजेशन वाला पार्ट खत्म। अच्छा, 1 मिनट रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। आप में से काउंटर पे बहुत सारे लोग जावा इंटरव्यू वाले बैच के लिए पूछ रहे हैं। मैं आपको बता दूं वो क्या है। वो बैच उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका कोर जावा कंप्लीटेड है, कंपनी फेस करनी है, पता नहीं है तैयारी कैसे करनी है, पता नहीं है कौन से क्वेश्चन का क्या आंसर देना है, और वो टॉपिक्स जो नॉर्मली कोर जावा में अपन या तो पढ़ते ही नहीं है या पढ़ते हैं और अपन लोगों को नहीं मालूम होते हैं। उसके अलावा उस बैच में जावा के जितने भी नए वर्जन आए हैं, कौन सा लेटेस्ट चल रहा है याद रखिएगा। मैं पिछले 1 साल का आपको केस बता रहा हूं। हर कंपनी ये पूछती है जावा का कौन सा वर्जन यूज करा है। आप बोल के आओगे 21 या 23 या 17 जो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है। और 21, 23, 17 में ढेर सारे नए फीचर्स आए हैं। जैसे आपको शायद आपको मैंने बताया होगा कि जावा में पब्लिक स्टैटिक ऑप्शनल हो गया है। अब खाली वॉइड मेन से भी प्रोग्राम चलते हैं। जावा ने अलाउ कर दिया है, क्लास क्लास कुछ अलाउड नहीं है, मतलब कुछ कंपलसरी नहीं है। क्योंकि जावा को आप ही के जैसे स्टूडेंट्स ने बोला कि हम लोगों को अगर C++ नहीं आती है तो हमको बहुत दिक्कत जाती है समझने में, पहला ही प्रोग्राम पब्लिक स्टैटिक है, पाइथन वाला तो यूं प्रिंट लिखकर कोड चला देता है। तो जावा ने पहली बार स्टूडेंट्स की डिमांड को ध्यान में रखते हुए अपने कोड के अंदर बहुत बड़ा चेंज करा। और अब जावा में प्रोग्राम बनाते वक्त खुद क्लास बनाना जरूरी नहीं है। इंटरनली कंपाइलर उस क्लास को आपके लिए खुद क्रिएट कर देता है। जैसे कंपाइलर वेरिएबल को 0 दे देता है, ऐसे वो क्लास बना देता है। ऐसे बहुत सारे नए नए फीचर्स आए, वो सारे फीचर्स उस बैच में कवर अप होंगे। तो आप में से जिसको भी पूछना हो उस बैच में क्या क्या कंटेंट कवर होगा, या तो अफरोज सर या मुझसे पूछिएगा या अंकित सर से पूछिएगा, है ना। तो वो बैच स्टार्ट हो रहा है 18 से। उस बैच का नाम है कोर जावा इंटरव्यू बूट कैंप, जो 30 लेक्चर्स का बैच है। 30 लेक्चर्स में हम उसको कंप्लीट करेंगे, जिसमें पूरा जावा और जो आगे के एडवांस चीजें वो कवर अप होंगी। तो कुछ जानकारी चाहिए तो वहां से लीजिएगा। ठीक, तो आपकी क्लास रख दूं अगले संडे, 1 आवर मोर। ठीक।